साथ खुद को प्रताड़ित देखता है। हुआन फैंग, कृपया मुझे जाने दो। पेन चेंगफू ने हुआन फैंग से इस विचार के आलोक में बहुत विनम्र तरीके से कहा कि नायकों को उनके सामने होने वाले नुकसान का दुख नहीं होता है। हालांकि उसकी आंखों में भयंकर रोशनी चमक रही थी। उसने अपने मन में हुआन फैंग से बदला लेने के कई तरीके सोच रखे थे। जब तक वो छोड़ सकता था वगैरह, हुआन फैंग का अच्छा जीवन खत्म हो जाएगा। उसे हुआन फैंग को पछतावा करना चाहिए कि उसने खुद के साथ ऐसा व्यवहार किया और उसे दुखी किया। हुआन फैंग की आंखें बहुत तेज है। स्वाभाविक रूप से उसे पेन चेंगफू की आंखें मिल गई। इसके अलावा भले ही वो उन्हें न मिले, लेकिन वो यह नहीं सोचेगा कि उन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार किया है और आज की घटना को दूसरी घटना के रूप में सहन कर सकते हैं। हालांकि हुआन फैंग ने उस समय इन बातों के बारे में सोचा जब उसने ये कदम उठाया। अगर उसे बदला लेने का डर होता तो वो अभी यह कदम नहीं उठाता। हालांकि वो जानता है कि दूसरा पक्ष जवाबी कार्रवाई करेगा। हुआन फैंग तांग मिक्स्यू को दूसरे पक्ष द्वारा परेशान होते नहीं देख सकता और उदासीन नहीं रह सकता। भले ही कल की कोई घटना न हो, वो और तांग मुक्यू भी दोस्त हैं। स्वाभाविक रूप से उसे कोई परवाह नहीं होगी। कल की घटना की तो बात ही छोड़ दीजिए। हुआन फैंग को तांग मिक्स्यू के लिए बहुत खेद है और कुछ जटिल भावनाएं हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाता है, इसलिए उसे मदद करनी होगी। मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करोगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मेरे पास आओ। किसी महिला को शर्मिंदा मत करो। अगर वो स्वेच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको उसे जबरन ले जाना होगा। फिर मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दे। हुआन फैंग ने एक दूसरे को चेतावनी दी। उसके बाद हुआन फैंग ने दूसरी तरफ जाने दिया। हुआन फैंग के जोर के कारण पेन चेंगफू कई कदम पीछे हट गया। उन्होंने हुआन फैंग को गुस्से से देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारे पास बीज है, मैंने आज की बात लिख ली है, तुम मेरा इंतजार करो। दृश्य के शब्द खत्म करने के बाद उसे डर हो सकता है कि हुआन फैंग उसे सबक सिखा देगा। वो तेजी से घूमता है और चला जाता है। हालांकि वो पहले से ही ताकत के मामले में अपने और हुआन फैंग के बीच अंतर को जानता है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से रुकना और पीड़ित नहीं होना चाहता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 577 सब ठीक हो रहा है। जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। टैंग मिक्सू पेन चेंगफू की शर्मिंदा छवि को देखता है और खुश महसूस करता है। फिर वो हुआन फैंग से कृतज्ञतापूर्वक कहती है, मुझे यकीन है कि मैं इस तरह की चीजों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। हम दोस्त नहीं हैं, हुआन फैंग ने कहा। दोस्त, ये सच है कि आप दोस्त हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अपने दोस्तों के साथ कल जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। टैंग मिक्सियो अच्छे मूड में है क्योंकि उसने पेन चेंगफू को पढ़ाते हुए देखा था। वो हुआन फैंग के साथ मजाक करता है। हुआन फैंग शर्मिंदा हुए और कहा, क्या हम हमेशा कल के बारे में बात नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। टैंग मिक्सियो ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं केवल नहीं कर सकता, बल्कि मैं भविष्य में अक्सर कहूंगा। यह आपको याद दिलाने के लिए है कि आप मुझ पर एहसानमंद हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सुनना ठीक है, हुआन फैंग ने कहा। इस समय टैंग मुक्यो की भी कुछ प्रतिक्रियाएं थी। वो थोड़ा शर्मा गई और उस पर कुछ अप्राकृतिक बाल आ गए। फिर उसने विषय को घुमाया और कहा, मुझे आज उस कष्टप्रद मक्खी को पढ़ाते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। हालांकि आज आपने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया। वो एक सावधान आदमी था। आपने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया। वह ऐसा करने को तैयार था। तुम्हें तुमसे नफरत हो गई होगी। तुम्हें उसके बदले से सावधान रहना चाहिए। मुझे पता है कि हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा कि हालांकि वो पेन चेंगफू के साथ साथ तांग मुक्सू को भी नहीं जानता था, वो ये भी अनुमान लगा सकता था कि दूसरा पक्ष हार नहीं मानेगा। हालांकि हुआन फैंग बहुत डरते नहीं है। वो अब पहले नहीं है। उस समय वो सिर्फ एक कॉलेज ग्रेजुएट था जिसके पास न पैसा था और न ही कोई क्षमता। अब उसके पास पैसा है और सचिव क्यू के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। जियांगजू शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उनका अपना हुनर भी है। भले ही दूसरा पक्ष उग्र हो, वो भी यहाँ का स्वामी है, राजधानी में नहीं। अगर वहाँ है तो मुझे वास्तव में सावधान रहने की जरूरत है। आप जानते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि आप मेरी आजादी पाने में मेरी मदद करेंगे। टैंग ने कहा कि उसे डर था कि हुआन फैंग यह न समझ ले कि वो उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती है, इसलिए उसने जानबूझकर समझाया। मुझे पता है, मैं नहीं भूलूंगा, हुआन फैंग ने कहा। वो आदमी भी आपका पीछा करने वाला है? यह सही है, तांग मुक्यू ने कहा। ऐसा लगता है कि वो आपके अनुयायियों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और उसे आपके परिवार की स्वीकृति मिलने वाली है। मैंने कहा कि आपके अनुयायियों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। यह आप पर निर्भर करता है। तांग मिक्सू हुआन फैंग से नाराज नहीं हुए और कहा, वो आदमी सिर्फ एक मेढक है, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। आप किस तरह का व्यक्ति चाहते हैं? यह मैं नहीं हूं, है ना? हुआन फैंग ने मजाक किया। शैतान तुम्हारे पीछे है, तुम भेड़िया। तांग मिक्सू ने अपनी पूंछ कुचली हुई बिल्ली की तरह हुआन फैंग से जोर से कहा। वह नहीं जानती थी क्यों। जब उसका ये कहने का मन हुआ तो उसे दिल में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, इसलिए उसने ऊंची आवाज में खुद को ढक लिया। यह सही है, तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हुआन फैंग बुदबुदाया। टैंग मिक्सू हुआन फैंग पर ध्यान नहीं देता है। वो सीधे अपनी कार के पास जाती है और चली जाती है। हुआन फैंग भी यहाँ लंबे समय तक नहीं रुके हैं। उन्होंने यहाँ कारोबार खत्म कर लिया है और उन्हें चले जाना चाहिए। हालांकि तांग मिक्सियो ने इस बार कुछ अप्रत्याशित शर्तें रखी। दूसरों की नजर में वे बहुत कठोर भी हैं, लेकिन हुआन फैंग की नजर में वे अभी भी स्वीकार्य है। इसके अलावा इस मामले में सुयुमो है, इसलिए वो इसे जरूर स्वीकार करेंगे। यदि टैंग मिक्सू हुआन फैंग को शहर के केंद्र में चौक पर नग्न होकर दौड़ने के लिए कहता है तो हुआन फैंग को लगता है कि इसे स्वीकार करना अधिक कठिन है। लगभग दोपहर हो चुकी थी जब हुआन फैंग शराब की भट्टी में पहुंचा। इस समय शराब बनाने वाली कंपनी ने उनके कहने पर शराब बनाने का काम शुरू कर दिया है। जैसे ही वो शराब की भट्टी में प्रवेश करता है, उसे परिचित शराब की गंध आती है। ये गंध जो उसने कभी किसी अन्य समय और स्थान में सुनी है। हालांकि ये पृथ्वी पर पहली बार है। उसने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली और उसे सूंघा। चेहरे पर नशा छा गया।
बॉस, क्या आप यहाँ हैं? इस समय मास्टर झाओ प्रसन्न चेहरे के साथ आए और हुआंग फैंग को नमस्ते कहा। एक पुराने विशेषज्ञ के रूप में जो दशकों से वाइन बनाने का काम कर रहा है, वो वाइन चखने में भी बुरा नहीं है। पहले उसने केवल वाइन का फॉर्मूला देखा था, इसलिए उसे वाइन का स्वाद बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन आज जब शराब पूरी तरह से नहीं बनी है, बस पिछली प्रक्रियाओं की सुगंध के आसपास, उसे अपने दिल में शराब के स्वाद की पुष्टि करने दें। इसके अलावा इस वाइन की उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं है। कुछ जगहों पर कुछ बदलाव करने के अलावा बाकी जगहें पहले जैसी ही हैं। इस प्रकार कारखाने के कर्मचारी इन प्रक्रियाओं के संचालन में बहुत कुशल होते हैं और शराब बनाने की प्रक्रिया को गति देते हैं। अच्छा, ये कैसा है? हुआन फेंग ने अंदर जाते हुए कहा। ये बहुत अच्छा है, उत्पादन में कोई दुर्घटना नहीं हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है और सभी का मनोबल बहुत ऊंचा है। श्री झाओ ने कहा कि सभी श्रमिक कुशल श्रमिक हैं। वे जानते हैं कि पिछला बॉस बंद हो गया है। अब जब नया बॉस आ गया है, तो वे एक एक करके उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करते, इस डर से कि नए बॉस द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा वे पहले से ही इस काम से परिचित हैं, इसलिए शराब बनाने के काम में कोई संदेह नहीं है। इसलिए शराब बनाने की गति अभी भी बहुत तेज है। यह अच्छा है। वाइन तैयार होने से पहले भंडारण पर ध्यान दे। मैं किसी भी लिंक में कोई समस्या नहीं चाहता, हुआंग फैंग ने कहा। बॉस, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। सभी सावधान है, मास्टर झाओ ने वादा किया। मास्टर झाओ स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में है। जैसे ही नया बॉस आता है, वो खुद को दोबारा इस्तेमाल करता है और अपनी सैलरी बढ़ाता है। स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद है कि फैक्ट्री बेहतर से बेहतर होती जाएगी, ताकि वो यहाँ रह सकें और अच्छे इलाज का आनंद उठा सकें। इससे पहले मास्टर झाओ अभी भी सोच रहे थे कि अगर हुआंग फैंग द्वारा दिए गए फॉर्मूले से बनी शराब का स्वाद खराब हो तो हुआंग फैंग की मदद कैसे की जाए। हालांकि ऐसा लगता है कि उनकी पिछली चिंताएं अनावश्यक है। हुआंग फैंग द्वारा दिए गए फॉर्मूले से बनी वाइन की खुशबू सूंघते ही पता चल जाता है कि यह बहुत अच्छी है। ये बॉस वू द्वारा पहले बनाए गए फॉर्मूले से बेहतर है। मुझे नहीं पता कि यह कितना बेहतर है। इसलिए मास्टर झाओ हुआंग फैंग के लिए वास्तव में खुश हैं। जब हुआंग फैंग का व्यवसाय अच्छा होता है, तो वो हर समय ऐसे उपचार का आनंद ले सकता है और उस उपचार का आनंद ले सकता है जिससे वो बहुत संतुष्ट होता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 578 व्यक्तियों को पढ़ाना। उसके बाद हुआंग फैंग मास्टर झाओ के साथ विभिन्न कार्यशालाओं में घूमे। बहुत से लोग जानते थे कि फैक्ट्री ने अपना बॉस बदल लिया है, लेकिन उन्होंने कोई नया बॉस नहीं देखा। अब वे अंततः अपने मालिक को देख सकते हैं। हुआंग फैंग की युवावस्था के लिए कई लोग आश्चर्यचकित हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नया बॉस इतना छोटा होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि नए बॉस बातचीत में बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वो शराब बनाने की विशिष्ट प्रक्रिया से भी बहुत परिचित है। पूरी देखने की प्रक्रिया के दौरान वो समय समय पर कुछ कह सकता है, जबकि मास्टर झाओ ने उसी समय अपनी सहमति व्यक्त की। हुआंग फैंग के साथ अपने संपर्क के माध्यम से मास्टर झाओ ने यह भी पाया कि हुआंग फैंग शराब बनाने का विशेषज्ञ नहीं था। सौभाग्य से मास्टर झाओ शुरू से अंत तक हुआंग फैंग को धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो बहुत खुश थे कि हुआंग फैंग इन विशिष्ट प्रक्रियाओं को समझ सकते थे, क्योंकि इस तरह अगर उन्हें कोई समस्या होती तो वे हुआंग फैंग को रिपोर्ट करते। हुआंग फैंग खुद को समझने में असफल नहीं होंगे क्योंकि वो नहीं समझते हैं। हालांकि पूर्व बॉस वू मास्टर झाओ का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन बॉस वू को शराब बनाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कम से कम शुरुआत में वो शराब बनाने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसके पास बस शराब बनाने का फॉर्मूला था। इसलिए कई बार मास्टर झाओ ने मामलों पर चर्चा करने के लिए बॉस वू से परामर्श किया। वे एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते थे और एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। जाहिर है, ये स्थिति हुआंग फैंग के साथ नहीं होगी, जो मास्टर झाओ को अधिक खुश और अधिक ऊर्जावान बनाती है। जब हुआंग फैंग ने अपनी वाइनरी को आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू करते देखा, तो पेन चेनफू, जो अभी अभी हुआंग फैंग के हाथों से बच गया था, पहले से ही शहर के पहले प्रांगण में था। हुआंग फैंग से पहले वो निर्दयी था, लेकिन उस कॉफी शॉप के प्रबंधक ने उसे और अधिक पीड़ित करने के लिए बहुत धीरे धीरे चलाया। इसलिए जब हुआंग फैंग ने अंततः पेन चेनफू को रिहा कर दिया, तो उसकी बांह पर चोट लग गई थी। पेन चेनफू के लिए, जिसने पीड़ा नहीं झेली है, ये बहुत दर्दनाक है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हुआंग फैंग से निकलते ही अस्पताल चला गया। इस समय पूछताछ के लिए पहुंचे कै तियान आखिरकार अस्पताल में थे और पेन चेनफू से मिले, जो अपना आपा खो रहे थे। आप एक नर्स के रूप में कैसे काम करती हैं? आपको इतना दर्द क्यों होता है? आपको मिलेगा या नहीं? यदि नहीं, तो अपनी हेड नर्स और अपने यार को बुलाएं। इस समय पेन चेनफू एक युवा नर्स से बात कर रहा है जो उसके साथ काम कर रही है। युवा नर्स बूढ़ी नहीं है और उसे पेन चेनफू ने फटकार लगाई है। उसकी आंखों में आंसू है, हालांकि वो अभी भी पेन चेनफू पर पकड़ बनाए हुए है और उससे निपट रही है। ये देखकर कै तियान को छोटी नर्स के प्रति ज्यादा सहानुभूति नहीं हुई। इसके बजाय वो पेन चेनफू के पास गई और बोली, पेन शाओ, तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की? आप आखिरकार यहाँ है। आप पहले कहाँ मरे थे? आप जियांगजू वास्तव में एक टूटी हुई जगह है। वहाँ वो आदमी है जिसकी आंखें नहीं है। अब एक नर्स भी इतनी बकवास है। कै तियान के लिए पेन चेनफू की चिंता नहीं थी एक अच्छा चेहरा, वो उसके लिए निंदा थी। उसका गर्म चेहरा उसके ठंडे बट पर चिपका हुआ है। कै तियान शर्मिंदा है, हालांकि वो पेन चेनफू के साथ अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि जब वो किंग प्रांत में अन्य बाल भाइयों को देखता है तो वो आमतौर पर गर्व महसूस करता है, लेकिन वो पेन चेनफू के सामने अहंकारी होने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वो पेन चेनफू के साथ अपना आपा नहीं खो सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अन्य लोगों के साथ अपना आपा नहीं खो सकता। तो उसने अपना सिर घुमाया और छोटी नस की ओर देखा जो थोड़ी घबराई हुई थी, और तीखी आवाज में कहा, तुम नस कैसे बन गई और पेन शाओ को चोट कैसे पहुंच जाए? क्या तुम्हें पता नहीं चला? जाओ किसी अनुभवी के पास बदलो एक, नहीं तो मैं कल अपनी नौकरी खो दूंगा। छोटी नस जाहिर तौर पर पेन चेनफू और कै तियान से थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए वो चेहरे पर आंसू लेकर मदद मांगने के लिए बाहर चली गई। पेन शाओ, क्या हो रहा है? छोटी नस को बाहर जाते देख कै तियान फिर से मुस्कुराई और पेन चेनफू से कहा,
पागल कुत्ते ने पकड़ लिया। पेन चेंगफू ने दुर्भावना से कहा, क्या आपने नहीं कहा कि आप किंग प्रांत के पहले बच्चे थे? क्या आपको मुझे सबक सिखाने में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। कैतियान ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, पेन शाओ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप उससे निपटने के लिए क्या कहते हैं? उससे कैसे निपटे? पेन चेंगफू की आंखों में भयंकर गुस्सा झलक रहा था और वो हुआन फैंग के सामने दया की भीख मांगने की अपनी पिछली तस्वीर के बारे में सोचने लगा। ऐसी तस्वीर याद आते ही उसे गर्मी और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसने टैंग मुक्यू की घृणित आंखें देखी, जिन्हें वो कभी नहीं भूलेगा। उसे छोड़ दो, याद रखो, उसे मत मारो। मैं चाहता हूं कि वो बिना मरे जीवित रहे। पेन चेंगफू ने कुछ पागल लाल आंखों के साथ कहा कि आज की कॉफी शॉप में जो हुआ वो सबसे अपमानजनक बात है जो उसने इतने लंबे समय में कभी देखी है। समय वो महसूस कर सकता है कि अगर वो इसके बारे में सोचेगा तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए उसे बदला और पागल बदला लेने की जरूरत है। केवल इस तरह से ही वो बेहतर महसूस कर सकता है। ठीक, कोई समस्या नहीं। हालांकि वो इस समय पेन चेंगफू के प्रदर्शन से भयभीत था। कैतियान तुरंत सहमत हो गया। उनकी राय में मौजूदा किंगशिंग प्रांत में खुद को सबक सिखाना उनके लिए बहुत आसान है। आप इसे तुरंत करें, मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। पेन चेंगफू ने कहा, पहले उसके पैरों को मारो और फिर मुझे उसे देखने के लिए ले जाओ। मैं इसे स्वयं करूंगा। केवल इस तरह से मैं अपने दिल से केवल नफरत को खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, पेन शाओ, यह आदमी कौन है? कैतियान ने फिर पूछा। उन्हें लगा कि पेन चेंगफू का गुस्सा नियंत्रण से बाहर है। बेहतर होगा कि वो इससे जल्द से जल्द निपट ले। शायद पेन चेंगफू इससे संतुष्ट थे और उनके साथ उनका रिश्ता एक कदम और करीब था। उस समय उनके पिता यह नहीं कह सकते थे कि वो हर दिन कुछ नहीं करते और कोई गंभीर काम नहीं करते। उसका नाम हुआंग फैंग है। ये तांग मिक्सियो नाम के एक व्यक्ति के बहुत करीब है, पेन चेंगफू ने कहा। हालांकि कैतियान थोड़ी दुविधा में है। अकेले इस जानकारी पर भरोसा करते हुए वो स्वयं हुआंग फैंग को नहीं ढूंढ सका। वो नहीं जानता कि हुआंग फैंग कौन है। मैं आपको टैंग मिक्सियो की कंपनी का पता बताऊंगा और फिर यदि आप उसका अनुसरण करेंगे तो आपको हुआंग फैंग मिलेगा, पेन ने जारी रखा। ठीक है, पेन शाओ, आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैं इसका ध्यान रखूंगा। हालांकि खबर अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन ये पहले से काफी बेहतर है। कैतियान को उम्मीद नहीं है कि पेन चेंगफू यहाँ कोई अधिक सटीक जानकारी प्रदान करेगा। 579, कुछ तो कहो। पेन शाओ, क्या आप यहाँ हैं? आप मुझे पहले से क्यों नहीं बताते? इसी समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया और कैतियान को देखकर मुस्कुराया। पेन चेंगफू का सामना करने पर सियाई तियान का चेहरा भी चापलूसी से मुक्त था। उन्होंने आगंतुक की ओर गर्व से देखा और कहा, मैं आपके अस्पताल की नर्सों के बारे में क्या कहूँ? अभी अभी स्नातक हुई हूँ। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। मैंने पेन शाओ को चोट पहुंचाई है? माफ करें, मुझे नहीं पता कि पेन शाओ आपकी दोस्त है। अभी वो नर्स, मैंने उसकी कड़ी आलोचना की है। इस बार मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई समस्या न हो, पेन शाओ को एक अनुभवी नर्स ढूंढने में मदद की। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कैतियान और पेन चेंगफू से कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने जो कहा वो सच है। अन्यथा राष्ट्रपति जियांग, मैं आज के कार्यक्रम का नोट्स लूंगा। इसके अलावा पेन शाओ भी राजधानी की एक विशिष्ट अतिथि है। यदि वो खुश नहीं है तो आप इसे नहीं खा सकते हैं, कैतियान ने अधेड़ उम्र के आदमी से कहा। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति इस अस्पताल का उपाध्यक्ष है। पुराना राष्ट्रपति बूढ़ा है। वो लंबे समय से राष्ट्रपति पद की जासूसी कर रहे हैं। हालांकि उनके पास पहले कोई बैकस्टेज नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय पहले संयोग से उसका कई परिवार से रिश्ता बन गया। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो कैतियान को दुखी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने का मौका जाने देंगे। इसलिए उन्हें सियाई तियान के मामलों में बहुत दिलचस्पी थी। ये जानने के बाद कि कैतियान आया था, वो व्यक्तिगत रूप से देखने भी आया। इसके अलावा वो कैतियान की पहचान जानता है। यहाँ तक कि कैतियान भी पेन शाओ की बहुत चापलूसी करता है। इसलिए पेन शाओ की पहचान स्पष्ट रूप से सरल नहीं है और वो अब और अपमान करने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ, मैं समझता हूँ। सुनिश्चित करें कि कोई समस्या न हो, उपराष्ट्रपति जियांग ने फिर कहा। उसके बाद एक नर्स फिर से आई। नर्स के अंदर आने के बाद उसने कैतियान और पेन चेंगफू को भी आंख मारी। ये पता चला है कि यद्यपि नर्स की तकनीक आवश्यक रूप से नर्स के प्रमुख के समान नहीं है, लेकिन उसका शरीर और रूप पेन चेंगफू को बहुत संतुष्ट करता है और उसकी आंखें भी एक दूसरे पर टिक जाती हैं। सबसे पहले इस नर्स को उपराष्ट्रपति जियांग ने कैतियान के लिए तैयार किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कैतियान को केवल देखना है। पेन चेंगफू अच्छा समय बिताने वाला है। सियाई तियान भी लालची है, लेकिन वो पेन चेंगफू के साथ एक महिला को लूटने की हिम्मत नहीं करता। वो जियांगजू में किस तरह की महिला चाहता है? इतनी छोटी नस की परवाह करने और पेन चेंगफू को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि पेन चेंगफू के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो भविष्य में हमारा जीवन बेहतर ही होगा। सियाई तियान और उपाध्यक्ष जियांग स्पष्ट रूप से बहुत समझदार हैं, इसलिए वे एक साथ वार्ड से बाहर गए और पेन चेंगफू को परेशान नहीं किया। कैशाओ, मैंने पिछली बार जो कहा था उसका क्या हुआ? वार्ड के बाहर उपराष्ट्रपति जियांग ने कैतियान को खींचा और पूछा, क्या हो रहा है? अगर आपके पास कुछ है तो मैं जल्दी में हूँ। कैतियान ने अधीरता से कहा कि उसे वही करने जाना होगा जो पेन चेंगफू ने उससे कहा था। उसके पास यहाँ अप्रासंगिक लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करने का समय नहीं था। यह मुझे अस्पताल निदेशक बनने में मदद करने के बारे में है, उपराष्ट्रपति जियांग ने जल्दी में कहा। दरअसल वो कैतियान के पिता कै यूरे से इस बारे में बात करना चाहता था। आखिरकार केवल वही अपनी मदद कर सकता है। कैतियान सिर्फ एक बाका है, उसके पास खुद की मदद करने की ऊर्जा नहीं है। हालांकि कई युद्ध हाल ही में थोड़ा व्यस्त लग रहा है, उसके पास खुद को देखने का बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके अलावा अस्पताल के पुराने डीन जल्दी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अन्य उपाध्यक्ष भी हाल ही में रिश्ते की तलाश में हैं। वो चिंतित कैसे नहीं हो सकता? इसलिए आज जब मैंने सुना कि कैतियान आए हैं, तो मैंने न केवल एक सुंदर नस भेजी जिसे मैंने लंबे समय से तैयार किया था, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने भी आई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे मामले कैसे चल रहे हैं, लेकिन मैं उसके पिता से भी मिलना चाहता हूँ।
इसके बारे में मेरे पिता से पूछो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कैतियान ने कहा कि उन्हें वास्तव में इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी राय में जब उनके पास समय होता है तो वो कुछ बच्चों के साथ खेलने में उतने अच्छे नहीं होते। वो ऐसी चीजों में भी कुशल है और उन लोगों की ऊर्जा डीन से भी बदतर नहीं है। मैं भी बॉस काई को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हाल ही में बहुत व्यस्त है। मेरे पास उनसे मिलने का कोई मौका नहीं है। अन्यथा कैशाओ, कृपया बॉस सीआई से मिलने के लिए मेरे लिए समय की व्यवस्था करने में मेरी मदद करें। उपराष्ट्रपति जियांग ने स्वाभाविक रूप से सीआई तियान्यान की आंखों में अधीरता देखी। हालांकि वो इसे केवल सहन कर सकता है। कौन चाहता है कि वो अब मदद मांगे और कई यूडे की जान पकड़ ले। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूछूंगा, तुम मेरा इंतजार करोगी। कैतियान ये देखकर कि उपराष्ट्रपति जियांग मामलों को संभालने में सक्षम है, उनसे पूछने के लिए सहमत हुए। हालांकि ये सिर्फ एक सवाल है, वो इस उपराष्ट्रपति जियांग के लिए कुछ नहीं कहेंगे। हाल ही में उनके पिता उनसे नाराज हैं। ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्य से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद साइशाओ। मैं साइशाओ की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, उपराष्ट्रपति जियांग ने खुशी से कहा। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। कैतियान ने हाथ हिलाया और अस्पताल के बाहर चली गई। कैतियान की पीठ को देखते हुए उपराष्ट्रपति जियांग के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने इसकी जगह ठंडे चेहरे के साथ कुछ उग्र चेहरों को ले लिया। कई युडे, बेहतर होगा कि आप मुझे डीन बनने में मदद करें और मेरा वादा पूरा करें, अन्यथा मैं आपको इसकी कीमत चुकाने दूंगा, उपराष्ट्रपति जियांग ने खुद से कहा। उपराष्ट्रपति जियांग लंबे समय से राष्ट्रपति पद का लालच कर रहे हैं। वो ये भी जानता है कि यह उसका आखिरी मौका है, इसलिए वो अपने रास्ते से हट गया। कई यूडे को अपनी मदद करने देने के लिए उसने पहले दूसरे पक्ष के लिए एक अवैध काम किया। हालांकि उस पद के लिए उन्होंने सोचा कि यह इसके लायक है। अभी हाल ही में कई यूडे को नहीं पता था कि यह जानबूझकर था या अनजाने में, यहाँ तक कि उसने खुद को अलग थलग कर लिया और खुद को देखना भी नहीं चाहता था। शायद वो अपने रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता था। यह अच्छी बात है कि मैंने एक हाथ छोड़ दिया। कई यूडे, यदि आप दयालु नहीं है तो मेरे अन्याय के लिए मुझे दोष न दे, उपराष्ट्रपति जियांग ने अपने दिल में कहा। बेशक कई यूडे को इस समय पता नहीं है, क्योंकि उसकी लापरवाही और हताशा से दूसरों को नफरत है। उसके पास बहुत सी चीजें हैं और वो हर दिन कई लोगों से मिलता है। स्वाभाविक रूप से सभी लोगों के बारे में सोचना या यहाँ तक कि उन सभी चीजों को याद रखना असंभव है जिनका उसने वादा किया था। कैतियान के अस्पताल छोड़ने के बाद वो पेन चेंगफू द्वारा बताई गई बातों में व्यस्त था। अब पेन चेंगफू का व्यवसाय उसका व्यवसाय है। निस्संदेह उसे बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन अगर वह जानता था कि टोंग कियानजुन के पिता और पुत्र के इस मुकाम तक आने का कारण उस व्यक्ति से संबंधित था जिसे वह पढ़ाना चाहता था, तो उसे नहीं पता था कि वे इतने सक्रिय होंगे या नहीं। यह अफसोस की बात है कि कैतियान को अब पता नहीं है। शायद अंततः उसे पता चल जाएगा। हालांकि इस समय वो इस बारे में सोच रहा है कि हुआंग फैंग को कैसे साफ किया जाए ताकि पेन चेंगफू को संतुष्ट किया जा सके और उसे खुश किया जा सके। जहां तक हुआंग फैंग और पेन चेंगफू के बीच संघर्ष का सवाल है, यह वो बात नहीं है जिसकी उसे परवाह करनी चाहिए या वो जिसकी परवाह करना चाहता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 580 खड़े होने का प्रयास करें। भाई हुआंग, क्या आप यहाँ हैं? दोपहर में हुआंग फैंग ने शराब की भट्टी छोड़ दी और घर नहीं गया। इसके बजाय वो सीधे तियानजून के घर गया। वास्तव में हुआंग फैंग अक्सर तियानजून के भाई और बहन से मिलने के लिए समय निकालते हैं। तियानजून के साथ बात करने के अलावा वो तियानलिन के पैर की बीमारियों का इलाज करते हैं। उपचार की इस अवधि के बाद तियानलिन के पैरों में काफी सुधार हुआ है। हालांकि वो अपने आप नहीं चल सकती, लेकिन कभी कभी उसे होश आ जाता है, खासकर जब हुआंग फैंग उसका इलाज करता है, जिससे तियानजून के भाई बहन बहुत खुश होते हैं। उन्होंने पहले इस स्थिति के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वे चाहते हुए भी जानते थे कि उनका विचार असाधारण है, लेकिन हुआंग फैंग की मदद से ये सच हो गया है। वे खुश कैसे नहीं हो सकते? तुम्हारा भाई घर पर नहीं है? हुआंग फैंग कमरे में गए और तियानलिन से कहा। संपर्क की इस अवधि के दौरान हुआंग फैंग और तियानजून के भाई और बहन के बीच संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर तियानजून। अब उनके मन में हुआंग फैंग के लिए प्रशंसा और कृतज्ञता है। स्वाभाविक रूप से जब उसे हुआंग फैंग का साथ मिलेगा तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, मेरा भाई काम पर गया है, तियानलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब। तियानलिन के चेहरे पर मुस्कान होगी, जैसे कि उसका मूड हमेशा बहुत अच्छा रहा हो और कुछ भी दुखी न हो। दरअसल तियानलिन के ऐसा होने का कारण यह है कि वो स्वभाव से आशावादी है। बेशक एक और कारण है, क्योंकि उसका भाई तियानजून उसकी बीमारी को लेकर चिंतित है। वो नहीं चाहती कि उसके भाई को उसकी उदासी का सामना करना पड़े। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। तियानजून ने अपनी बहन को सच नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन यह व्यवसाय नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो बहाने से हुआंग फैंग के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने चला गया। और तियानलिन को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में हुआंग फैंग अपने भाई के अलावा दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। उसके भाई का हुआंग फैंग के लिए काम करना सामान्य बात है। जहां तक हुआंग फैंग का सवाल है, वो नहीं जानता कि तियानजून घर पर क्यों नहीं है, इसलिए इसे समझना आसान है। हुआंग फैंग आखिरकार बॉस है और वो कारखाने में सब कुछ नहीं जान सकता। इसके अलावा तियानजून पहले कभी नहीं जानता था और तियानलिन ने कहा कि हुआंग फैंग के पास एक से अधिक उद्योग है, इसलिए ये सामान्य है कि वो अपने अधीन हर कर्मचारी को नहीं जानता है। ये सिर्फ इतना है कि तियानजून को नहीं पता होगा। उन्होंने जो पहले कहा था वो हकीकत बन गया है। हुआंग फैंग वास्तव में बॉस है और वास्तव में एक से अधिक उद्योग है। भाई हुआंग, पहले बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी डालूंगा, तियानलिन ने हुआंग फैंग से कहा। इतने विनम्र मत बनो, जब भी मैं आता हूँ तुम बहुत विनम्र हो जाते हो। हुआंग फैंग ने तियानलिन को रोका जो पानी डालना चाहता था। चलो सीधे इलाज शुरू करते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। अच्छी बात है, तियानलिन ने कहा कि वो अपने इलाज में हुआंग फैंग के साथ बहुत सहयोगी थी। एक तरफ वो मौजूदा हालात से छुटकारा पाना चाहती थी, दूसरी ओर वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई अब उसके बारे में चिंता करे। बैठने के बाद हुआंग फैंग ने तियानलिन के पैर पर अपना हाथ रखा और अपनी ऊर्जा तियानलिन के शरीर में आयात करना शुरू कर दिया।
शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बाई जियाओरो को चोट के उपचार में अधिक अनुभव है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हुआन फैंग के शरीर में ऊर्जा गुणात्मक रूप से बदल गई है और एक ही समय में अधिक गहरा हो गई है। जब हुआन फैंग ने आज फिर से तियानलिन का इलाज किया तो उसने स्पष्ट रूप से अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। मृत जांग में अचानक ऊर्जा आ जाती है। जब हुआन फैंग ने अपनी ऊर्जा उसके शरीर में डाली तो उसे स्पष्ट रूप से जीवन शक्ति महसूस हुई और उसकी जान ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। हुआन फैंग बहुत खुश है। इस आशावादी और प्यारी लड़की के लिए उसके मन में अब भी अच्छी भावना है, अन्यथा वो उसकी मदद नहीं करेगा। अब जब उनका इलाज कारगर रहा है तो हुआन फैंग बहुत खुश है। एक ग्राहक के रूप में तियानलिन ने स्वाभाविक रूप से पहली बार अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। हालांकि उसे पहले कभी कभी हुआन फैंग के इलाज के दौरान यह महसूस हुआ था, फिर भी यह बहुत कमजोर था क्योंकि उसे लंबे समय तक इसका एहसास नहीं हुआ था, इसलिए वो कमजोर एहसास पर प्रतिक्रिया करती थी। हालांकि अब जो भावना प्रकट होती है वो स्पष्ट रूप से पहले से भिन्न है, जिसे अधिक तीव्र और अधिक स्पष्ट होने की आवश्यकता है। इसलिए इस समय तियानलिन का चेहरा अविश्वसनीय आश्चर्य से भरा है। हालांकि उन्होंने महान खोजें की हैं, हुआन फैंग लापरवाह नहीं है। वो अभी भी अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने और तियानलिन के शरीर में घूमने की कोशिश कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि तियानलिन के बदलाव वास्तव में उसकी अपेक्षा के अनुरूप है, लेकिन वे उसकी कल्पना से थोड़ा आगे हैं। इसलिए यद्यपि हुआन फैंग खुश है, लेकिन वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं है। और तियानलिन भी बहुत खुश है, लेकिन उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसे डर है कि उसकी छोटी आवाज हुआन फैंग को परेशान कर देगी, इसलिए वह शांत हो गई और उसे अपने शरीर में बदलाव का एहसास हुआ। हुआन फैंग के माथे पर पहले से ही पसीना आ रहा है। आज वो सामान्य से अधिक भुगतान करता है क्योंकि आज उसने तियानलिन के शरीर में बदलाव पाया और एक ही बार में तियानलिन के पैर को ठीक करना चाहता था। इसलिए वह हमेशा की तरह साइकिल चलाने के बाद रुके नहीं, बल्कि इलाज जारी रखा। तियानलिन की आंखें देख नहीं सकती हैं, लेकिन वो इन चीजों के बदलावों के प्रति किसी से भी अधिक संवेदनशील है, इसलिए वो अपने दिल में हुआन फैंग के प्रति अधिक आभारी है। अंततः 1 घंटे के बाद हुआन फैंग ने सुस्ती की गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोली। हालांकि उसका चेहरा सामान्य से अधिक थका हुआ था और उसकी आंखों की चमक भी कुछ कम हो गई थी। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। तियानलिन, खड़े होकर देखने की कोशिश करो, हुआन फैंग ने तियानलिन से कहा। भाई हुआन, क्या मैं सचमुच ये कर सकता हूँ? तियानलिन को भी हुआन फैंग की हथेली का हटना महसूस हुआ और पता था कि आज का इलाज खत्म हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका शरीर कितना दूर था। इसलिए हुआन फैंग के शब्दों को सुनने के बाद उसकी पहली भावना डरने, आशा के साथ प्रयास करने से डरने और फिर असफल होने की है। उस तरह की निराशा का एहसास आम लोगों को नहीं हो सकता। खुद पर विश्वास रखो तियानलिन, तुम ये कर सकते हो, हुआन फैंग ने प्रोत्साहित किया। ठीक है भाई हुआन, मुझे आप पर विश्वास है। तियानलिन अभी भी घबराई हुई है, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ है। वो अपने पिछले प्रयासों के कारण अपनी भावनाओं पर विश्वास नहीं करती। हालांकि वो हुआन फैंग में विश्वास करती है और उस व्यक्ति पर विश्वास करती है जो सक्रिय रूप से उसकी मदद करता है। इसलिए जब वो हुआन फैंग का अनुरोध सुनती है, हालांकि वो अभी भी घबराई हुई है, फिर भी वो खड़े होने की कोशिश करती है। तियानलिन के हाथ व्हीलचेयर के दोनों किनारों को सहारा देते हैं और फिर अपने शरीर का वजन अपनी बाहों पर स्थानांतरित करना शुरू कर देते हैं। उसका ऊपरी शरीर भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। 581, मैं ऊपर हूँ। आखिरकार तियानलिन का शरीर सीधा खड़ा हो गया। हालांकि जब वो इस समय खड़ी होती है तो वो उसे सहारा देने के लिए अपनी भुजाओं के बल पर निर्भर रहती है और उसके पैर उस पर कदम रखने से डरते हैं। हाँ, बस इतना ही, फिर धीरे धीरे अपने हाथ छुड़ाओ और खड़े हो जाओ, हुआन फैंग एक तरफ प्रोत्साहित करते रहे। तियानलिन हुआन फैंग के शब्दों को सुनती है, अपने दांत काटती है, अपनी बाहों को थोड़ा हिलाती है और फिर उसका शरीर संतुलन के कारण हिलता है, जैसे कि वो नीचे गिर जाएगी। ये ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम जमीन पर नहीं गिरोगे, हुआन फैंग तियानलिन के सामने खड़े हुए और कहा। तियानलिन सिर हिलाती है और अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। वो हुआन फैंग में विश्वास करती है, जैसे वो अपने भाई में विश्वास करती है। वो जानती है कि हुआन शिफेंग उसकी रक्षा करता है और उसे चोट नहीं पहुंचने देगा। इसलिए अगर वो अभी भी खड़ी नहीं हो सकती है तो वो बाद में गिर जाएगी। हालांकि हुआन फैंग के साथ वो जमीन पर नहीं गिरेगी। अंत में तियानलिन उसके नियंत्रण में सीधे खड़ी हो जाती है। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा है, फिर भी वो वास्तव में खड़े होने के लिए अपने पैरों पर निर्भर है। इस समय उसका हाथ पूरी तरह से मुक्त हो गया है और अन्य भागों के लिए बल उधार लेने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सचमुच खड़ा हूँ, मैं सचमुच खड़ा हूँ, तियानलिन रो पड़ी और इस समय उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे, जिससे उसका पूरा व्यक्तित्व अधिक नाजुक और दयनीय लग रहा था। हालांकि तियानलिन को दूसरों पर दया करने की जरूरत नहीं है, वो चाहती है कि दूसरे उसकी खुशी बांटें। भाई हुआन, मैं सचमुच खड़ा हो गया हूँ, क्या आप इसे देख सकते हैं? मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, तियानलिन उस स्थान पर चिल्लाया जहाँ हुआन फैंग खड़ा था। ठीक है, मैं देख रहा हूँ तियानलिन, अच्छा काम, मैंने कहा आप कर सकते हैं। हुआन फैंग का चेहरा भी मुस्कुराहट से भरा था और कहा, तो आगे, आप 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। खैर, तियानलिन को कोई झिझक नहीं है, कोई तनाव नहीं है, केवल पूरी उम्मीद है। उफ, जैसे ही तियानलिन ने 1 कदम उठाया, उसका शरीर अनियंत्रित होकर आगे की ओर गिर गया और वो चिल्लाने लगी, लेकिन फिर उसे लगा कि वो एक गर्म आलिंगन में गिर गई है, जिससे उसे बहुत राहत मिली और डर गायब हो गया। ये ठीक है, आप कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लंबे समय से नहीं चले हैं, आपको इसकी आदत नहीं है, बस कुछ और बार प्रयास करें, हुआन फैंग ने तियानलिन से कहा, जिसका चेहरा अभी भी उसकी बाहों में थोड़ा चिंतित था। ठीक है भाई हुआन, मुझे यकीन है कि मैं अनुकूलन कर सकता हूँ, तियानलिन ने कहा कि हालांकि वो गर्मजोशी से भरे आलिंगन के प्रति उदासीन थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर तियानलिन ने अपने हाथ हुआन फैंग की छाती पर रख दिए, फिर से सीधे खड़े हो गए और अपनी गति बढ़ाने की कोशिश की, जबकि हुआन फैंग उसकी रक्षा कर रहे थे। अगली बार तियानलिन हुआन फैंग के संरक्षण में है, फिर से चलना शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार तियानलिन चल नहीं सकती क्योंकि उसे एक अजीब बीमारी है।
वो बचपन से ही चल नहीं सकती है, इसलिए अनुकूलन की अवधि के बाद तियानलिन हुआंगफेंग की मदद के बिना चल सकती है। हालांकि वो अभी भी कांपती है, लेकिन वो व्हीलचेयर का उपयोग नहीं करती है, दूसरों की मदद से नहीं चलती है। तो तियानलिन ने फिर से आंसू बहाए। भगवान ही जानता है कि वो कितना सामान्य जीवन में लौटना चाहती है और अपने भाई पर बोझ बनना बंद करना चाहती है। हालांकि बार बार उपचार विफल होने के बाद उसने इस विचार को अपने दिल में दबा लिया और किसी और को, विशेष रूप से अपने भाई को, इसका पता नहीं चलने दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसका विचार मेरे भाई के लिए और अधिक मुसीबतें लेकर आएगा। इसलिए तियानलिन बिना देखे या चले बिना जीना सीखने की कोशिश कर रही है और वो सफल भी हो गई है। ऐसा लगता है कि वह भी ऐसी जिंदगी से काफी संतुष्ट है। वास्तव में केवल वही जानती है कि जब वो रात के अंधेरे में बिस्तर पर अकेली होती थी तो कितनी बार छिपकर रोती थी। बात बस इतनी है कि हर सुबह वो फिर से प्रसन्न और जीवंत लड़की के रूप में आ जाती है और अपने भाई को आश्वस्त करती है। अब जब भाई हुआन का पैर ठीक हो गया है तो उसे अब अन्य लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। वो तेजी से चल और दौड़ सकता है। भाई हुआन के कारण उसका जीवन बदलना चाहिए। धन्यवाद भाई हुआन। तियानलिन उत्साहित है और अचानक हुआंग फैंग के सामने झुक जाता है। वो न केवल अपनी ओर से हुआंग फैंग को धन्यवाद देती है, बल्कि अपने भाई की ओर से भी हुआंग फैंग को धन्यवाद देती है। अगर वह जा सकी तो इससे उसके भाई का बोझ हल्का हो जाएगा। हालांकि उसका भाई कभी नहीं सोचता कि वो उस पर बोझ है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हुआंग फैंग ने एक के बजाय दो लोगों की मदद की। आप क्या कर रहे हैं? क्या हम दोस्त नहीं हैं? आपकी मदद करना सही है, हुआंग फैंग ने तुरंत तियानलिन को कहने में मदद की। धन्यवाद धन्यवाद। तियानलिन अभी भी हुआंग फैंग को धन्यवाद देने के लिए थोड़ा उत्साहित है। वो वास्तव में हुआंग फैंग की सराहना करती है, लेकिन वह नहीं जानती कि इन शब्दों को कहने के अलावा हुआंग फैंग के प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त किया जाए। ठीक है, मैं तुम्हारा मूड जानता हूँ। क्या तुम्हें अभी अपने भाई को फोन करना चाहिए और उसे खुशखबरी सुनानी चाहिए? हुआंग फैंग ने देखा कि उसके पास तियानलिन की हरकत को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे उसका ध्यान भटकाना पड़ा। हाँ हाँ, मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि उसे खुश कर दे। तियानलिन वास्तव में हुआंग फैंग से विचलित था। हर समय हुआंग फैंग को धन्यवाद कहने के बजाय उसने अपना मोबाइल फोन ढूंढा और अपने भाई को फोन किया। चूंकि उसकी आंखें इसे नहीं देख सकती थी, इसलिए वो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकती थी। वो उस तरह का पुराने जमाने का फोन इस्तेमाल करती थी और उस पर केवल उसके भाई का फोन था। हेलो भाई, खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हूँ। तियानलिन ने तियानजून को फोन किया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाई क्या कर रहा था। उसने फोन कनेक्ट होने पर अपने भाई से उत्साहपूर्वक कहा, आप क्या कहते हैं? मैंने आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुना। तियानजून को नहीं पता था कि क्या उसने पहली बार खबर नहीं सुनी थी या क्या वो इस पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि खबर बहुत अचानक थी। संक्षेप में, वो चाहता था कि उसकी बहन ये खबर दोहराए। भाई, मैंने कहा कि मैं खड़ा हो गया हूँ और मैं अपने आप चल सकता हूँ। मुझे भविष्य में व्हीलचेयर की आवश्यकता नहीं है। जब आप वापस आए तो इसे फेंक दे। मैं वास्तव में इस चीज से थक गया हूँ। नहीं चाहिए इसे फिर से देखने के लिए, तियानलिन ने फिर से कहा। क्या तुम सच में खड़े होकर चलते हो? सचमुच? तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, है ना? लेकिन मैदानी सेना को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। भाई हुआन ने मुझे ठीक कर दिया, तियानलिन ने कहा। क्या हुआन फैंग वहां है? सच में? ठीक है, मैं तुरंत वापस जाऊंगा। रुको, मैं व्हीलचेयर को विभाजित कर दूंगा और इसे जला दूंगा। फील्ड सेना ने अपनी बहन के शब्दों को सुना। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, तुरंत उत्साहित होकर कहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 582 को अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अरे भाई रुको, वापस आने की जल्दी मत करो, तुम काम पर जाओ। नमस्ते नमस्ते। तियानलिन बस अपने भाई को याद दिलाना चाहती थी कि वो उसे देखने के लिए रात में वापस आ सकती है। अब काम का समय हो गया है और उसका बॉस अभी भी यही है। इतने स्पष्ट तरीके से काम छोड़ना वास्तव में उसके लिए उचित नहीं है। वह भाई हुआन, मुझे क्षमा करे, मेरा भाई मेरे बारे में इतना चिंतित है, इसलिए ये देखकर कि उसके भाई ने फोन रख दिया है और सीधे वापस आ गया है, तियानलिन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ हुआन फैंग से कहा। ये ठीक है, मुझे पता है कि आपके भाई और बहन बहुत भावुक और समझदार हैं। अब हुआन फैंग को याद आया, तियानजून ने पहले कहा था कि वह और उसकी बहन उनके लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए हुआन फैंग नाम में तियानजून का बॉस है, इसलिए तियानलिन इतना चिंतित है। भाई हुआन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक अच्छे इंसान हैं, तियानलिन ने तुरंत खुशी से कहा। हाँ हाँ, हुआन फैंग ने तियानलिन की धूप भरी मुस्कान देखी और बहुत अच्छे मूड में थे। कुछ ही समय बाद दरवाजा खुला और यह स्पष्ट हो गया कि तियानजून वापस आ गया है। वास्तव में अपनी बहन का फोन आने के बाद तियानजून अपनी बहन को फिर से खड़ा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे अभी तक कार नहीं मिली है, इसलिए वो केवल ले सकता है एक टैक्सी वापस। इस कारण से वो बार बार सचिव से सड़क पर जल्दी चलने का आग्रह करता है और उसके चेहरे की खुशी गायब नहीं होती है। जब तियानलिन ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया तो दरवाजा खुल गया। उसके बाद कोई और आवाज नहीं आई। ये तियानजून है जो स्वाभाविक रूप से दरवाजा खोलता है। हालांकि इस समय लौह पुरुष दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़ी अपनी बहन को देख रहा था। उसका चेहरा पहले से ही आंसुओं से ढका हुआ था। यद्यपि उन्हें पहले भी बहुत चोट लगी थी, फिर भी उन्होंने आंसू की एक बूंद भी नहीं बहाई, लेकिन अब उसका चेहरा आंसुओं से भरा है और वो सोचना बंद नहीं करना चाहता। तियानजून दरवाजे के बाहर खड़ा था और अपनी बहन को आंसुओं से देखता रहा। वो बोला नहीं, उसे डर था कि जो कुछ उसने देखा वो झूठ था, वो सपना देख रहा था। जब उसने ये सुना तो वो जाग गया और उसकी बहन फिर से व्हीलचेयर पर होगी। भाई, क्या वो तुम हो? इस समय मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, लेकिन ये तियानलिन था जिसने किसी की बात करने या दरवाजे में प्रवेश करने की आवाज नहीं सुनी। आखिरकार वो पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। यह मैं हूँ बहन, यह मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। तियानजून ने अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखा और खुद को डूबने नहीं दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कहा। उनके हाव भाव बहुत अजीब थे। वो सचमुच हंस रहा था और रो रहा था। इसके अलावा यह अभी भी इतने लंबे और बड़े आदमी में परिलक्षित होता था, जो और भी अजीब था।
भाई तुम वापस आ गए, तुम अंदर आकर शोर क्यों नहीं मचाते? ये सच है, तियानलिन ने कहा। मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ, तियानजून ने जल्दी से कहा। उसके बाद वो तेजी से अंदर आया, फिर दरवाजा बंद कर दिया, अपनी बहन के पास गया, उसे सहारा दिया और कहा, बहन क्या तुम सच में खड़ी हो सकती हो, अपने आप चल सकती हो? बेशक, क्या मैं अब यहाँ खड़ा नहीं हूँ? भाई कृपया अभी भी खड़े रहो, मैं तुम्हें कुछ कदम दिखाता हूँ। तियानलिन ने अपने भाई के शब्द सुने, एक प्रसन्न चेहरे से कहा, वो अब चल सकती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिसके पास खिलौना है, वो और आगे बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जाओ भाई, इसे देखो, मैदानी सेना ने कहा। उसके बाद तियानलिन ने अपने भाई का हाथ छोड़ा और अकेले आगे चल दी। देखा जा सकता है कि उसका शरीर अब भी काम रहा था, हालांकि वो अपने आप चलने में सक्षम थी, और ये तब से बेहतर था जब वो अभी चल रही थी। मेरा मानना है कि कुछ देर में वो सचमुच सामान्य स्तर पर लौट सकती है। क्या हाल है भाई, क्या मैं ठीक से गया? तियानलिन आगे पीछे चला और फिर से तियानजून के पास लौट आया, मानो योग्यता को आमंत्रित कर रहा हो। बेशक, तुम उन मॉडलों से बेहतर दिखती हो, अगर मेरी बहन मॉडल बनेगी तो वो लोगों की नजरें चुरा सकती है। तियानजून तियानलिन के बालों को छूकर बहुत प्रसन्न हुआ। भाई तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मैं उन मॉडलों से तुलना नहीं कर सकता, तियानलिन ने शर्माते हुए कहा। इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, मेरी नजर में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। वे कौन से मॉडल हैं? फील्ड आर्मी ने कहा। ठीक है, मुझे मत बताओ, भाई हुआन को हंसने दो। तियानलिन अपने भाई को जल्दी से रोकती है, हुआन फैंग अभी भी वहां है, उसे अपना मजाक देखने दो। इस समय तियानजून को अंततः याद आया कि चलने में उसकी बहन का सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए वो कृतज्ञता के साथ हुआन फैंग के पास गया और कहा, धन्यवाद, मेरी बहन के पैर को ठीक करने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम फिर से हैं, हुआंग फेंग ने बेबसी से कहा। अभी आपकी बहन ने आपको कई बार धन्यवाद दिया है, आप वास्तव में भाई बहन हैं, और आपने जो भी कहा वो एक जैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वास्तव में आपकी सराहना करते हैं। तियानजून ने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, आपको निराशा की भावना का अनुभव नहीं हुआ होगा, इसलिए आप इस समय हम दोनों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए चाहे आप कितनी भी बार धन्यवाद कहें, आप कर सकते हैं, हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, तियानलिन ने भी दोहराया, यदि आप नहीं हैं तो मैं जीवन भर व्हीलचेयर पर रहूंगा। अपनी बहन को व्हीलचेयर के बारे में बात करते हुए सुनकर तियानजून ने कुछ सोचा। वो कमरे में गया और उसे एक छोटा सा हथौड़ा मिला, फिर उसने उसे घुमाया और व्हीलचेयर से टकरा दिया। तियानलिन शोर से चौंक गया। भाई तुम क्या कर रहे हो? तियानलिन से पूछा। मैं व्हीलचेयर को तोड़ रहा हूँ, क्या मैंने नहीं कहा कि यह अच्छी बात है? और क्या मैं इस सामान को लंबे समय से देख रहा हूँ? तियानजून ने कहा कि हर बार उसने अपनी बहन को व्हीलचेयर में बैठे देखा, उसे बहुत दुख हुआ। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी बहन व्हीलचेयर छोड़कर स्वतंत्र रूप से चल सकेगी। उस वक्त उन्होंने व्हीलचेयर हटा दी होगी। जब उसने सुना कि उसने अभी क्या कहा था, तो तियानलिन ने और कुछ नहीं कहा। वास्तव में उसका दिल इस व्हीलचेयर से अपने भाई से भी अधिक नफरत करता था, क्योंकि वो व्हीलचेयर उसे लगातार याद नहीं दिलाती थी कि वो एक विकलांग व्यक्ति है, एक बेकार व्यक्ति है, केवल वो है जो खुद को पीछे खींचती है। इसलिए अब जब वो अपने आप चल सकती है तो वो अब व्हीलचेयर को देखना नहीं चाहती। उसके भाई को इसे अलग करने दो। फिर तियानजून व्हीलचेयर से टकराया और वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने उसे पूरी तरह से चकनाचूर नहीं कर दिया। मैं इसे बाद में नीचे फेंक दूंगा और हमें दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तियानजून ने जोर से कहा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। 583 मेरा जीवन तुम्हारा है व्यस्त जीवन के बाद तीनों प्रतिभाएं आखिरकार शांत हो गई, और तियानलिन का शरीर सामान्य लोगों की तुलना में कमजोर है, इसलिए वो थका हुआ महसूस करती है और तियानजून की मदद से आराम करती है। हालांकि आराम करने से पहले उसने बार बार हुआंग फेंग को न जाने के लिए कहा, उसे रात के खाने के लिए रुकना होगा, नहीं तो वो उससे नाराज हो जाएगी। हुआंग फेंग सहमत हो गए और तियानलिन आराम करने चले गए। धन्यवाद हुआंग फेंग, मैंने लंबे समय से अपनी बहन को इतना खुश नहीं देखा है। हालांकि वो आमतौर पर बहुत खुश दिखती है, लेकिन मुझे पता है कि उसका दिल वास्तव में खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि मैं इसके बारे में चिंता करूं। पहले मुझे नहीं पता था कि उसे वास्तव में खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन आज मुझे पता है कि वो वास्तव में खुश है। तियानलिन के आराम करने के बाद हुआंग फेंग और तियानजून हॉल में आए और बैठ गए। तियानजून ने हुआंग फेंग को फिर से धन्यवाद दिया। तियानलिन ने सोचा कि वो अच्छी तरह से छिप रही थी, लेकिन उसके भाई को पता नहीं चला। लेकिन आखिरकार वे भाई बहन थे। इतने सालों तक साथ रहने के बाद तियानजून अपनी बहन को कैसे नहीं समझ पाए। बस अतीत में भले ही वो जानता था कि उसकी बहन को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन क्योंकि वो उसे ठीक नहीं कर सका, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी खुश नहीं कर सका। लेकिन आज तियानजून ने अपनी बहन की हार्दिक मुस्कान देखी, जो कई सालों से गायब है। चूंकि उसकी बहन को एक अजीब बीमारी हो गई थी, इसलिए उसे ये बीमारी कभी नजर नहीं आई। आज आखिरकार उसने इसे फिर से देखा। ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से हुआंग फेंग ने मदद की। मैं कहता हूँ कि बहुत हो गया, फिर आओ। इसके लिए धन्यवाद, मैंने कान का कोकून सुना है, हुआंग फेंग ने कहा। हालांकि मुझे पता है कि मैं लालची हूँ, फिर भी मैं अपनी बहन की आंखों से पूछना चाहता हूँ। इस समय तियानजून ने फिर से हुआंग फेंग को धन्यवाद नहीं दिया। ये बात उन्होंने अपने दिल में लिखी है। हुआंग फेंग के प्रति उनका आभार निश्चित रूप से कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो भविष्य में हुआंग फेंग के व्यवहारिक कार्यों से उसका बदला चुकाएगा। हालांकि हुआंग फेंग पहले से ही आभारी था। तियानजून को आखिरकार अपनी बहन की चिंता थी, इसलिए भले ही उसे लगा कि यह बहुत अधिक है, वो पूछने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारी बहन की आंखें जो मैंने पहले देखी हैं, सच कहूं तो उसके पैरों की आंखों से भी अधिक गंभीर है। हुआंग फेंग ने तियानजून का मतलब समझा और उसे दोष नहीं दिया। आखिरकार उसे अपनी बहन की परवाह थी। हुआंग फेंग की बातें सुनकर तियानजून का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हालांकि उसकी बहन अब चल सकती है, लेकिन अगर वो इसे नहीं देख सकती है तो यह अफसोस की बात है, और सामान्य जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन चिंता मत करो, मुझे इसे ठीक करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इसमें काफी समय लग सकता है। हुआंग फैंग ने भी तियानजून के चेहरे में बदलाव देखा और अपने दिल में उनके भाईचारे से ईर्ष्या की। हालांकि ये देखते हुए कि उसकी एक प्यारी बहन भी है, हुआंग फैंग को ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। वास्तव में क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तियानजून को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि जब हुआंग फैंग तियानलिन का इलाज करने आए तो उन्होंने केवल उसके पैरों का इलाज किया, उसने उसकी आंखों को नहीं छुआ। तियानजून के भाई और बहन ने सोचा कि हुआंग फैंग तियानलिन के पैरों को ठीक नहीं कर सकता। हालांकि उस समय उन्होंने सोचा कि उसके पैरों को ठीक करना बहुत अच्छा है। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हुआंग फैंग तियानलिन के पैरों को ठीक कर सकता है। हालांकि जब हुआंग फैंग ने वास्तव में तियानलिन के पैर को ठीक किया तो तियानजून को स्वाभाविक रूप से कुछ लालच हुआ। लेकिन अब हुआंग फैंग ने वास्तव में कहा कि वो इसे ठीक कर सकता है तो तियानजून कैसे खुश नहीं हो सकता था। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि उनके शरीर की ऊर्जा तियानलिन की आंखों को ठीक कर सकती है, इसके लिए काफी समय लगेगा। भले ही यह संभव न हो, फिर भी उसके पास विनिमय की दुकान है ना? उस दुकान के बाद से हुआंग फैंग को बहुत आत्मविश्वास मिला है। जब तक उसके पास पर्याप्त पैसा है, वो क्या कर सकता है? धन्यवाद, जब तक आपने मेरी बहन की आंखें ठीक कर दी हैं, तियानजून का जीवन बाद में आपका होगा। तियानजून ने उत्साहपूर्वक हुआंग फैंग से कहा कि उसके लिए अपनी बहन के जीवन को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना कठिन है। यही कारण है कि वो इतने सालों से अपनी बहन का इलाज करने पर जोर दे रहा है। बेशक, भले ही मैं अपनी आंखों का इलाज नहीं कर सका, लेकिन आज से मेरा जीवन तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम मेरी बहन को फिर से जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराते हो, तियान ने कहा। मैं तुम्हारी जान के लिए तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम अपनी जान अपने पास रखो। मैं यह नहीं चाहता, हुआंग फैंग ने कहा। तियानजून जानता है कि हुआंग फैंग सच कह रहा है। शुरुआत में हुआंग फैंग ने अपनी बहन की बीमारी के इलाज में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन जितना अधिक हुआंग फैंग ने किया, उतना ही अधिक तियानजून ने हुआंग फैंग की सराहना की। यहाँ तक कि हुआंग फैंग ने कहा, मैं उसकी जान नहीं चाहता, लेकिन तियानजून आसानी से अपना मन नहीं बदलेगा। उसके बाद तियानजून ने इस समस्या की परवाह नहीं की। वो बस यही चाहता था कि हुआंग फैंग को पता चले कि उसके पास यह विचार है। हालांकि वो भड़क गया और हुआंग फैंग से कहा, आज मैंने सुना है कि कोई तुम्हें सबक सिखाना चाहता है। क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? लोगों को अपमानित करें। तियानजून ने अचानक विषय बदल दिया और हुआंग फैंग को स्तब्ध कर दिया। हालांकि उनकी बातें सुनने के बाद हुआंग फैंग के दिमाग में पेंग चेंगफू का ख्याल आता है। टेंग मिक्सू उसे सुबह ही पेंग चेंगफू के बदला पर ध्यान देने की भी याद दिलाता है। वो उसे सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढना चाहता है। वो पेंग चेंगफू है, लेकिन उसे इतनी जल्दी बदला लेने की उम्मीद नहीं थी। अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका एक व्यक्ति के साथ झगड़ा है और दूसरे व्यक्ति में बहुत अधिक ऊर्जा है, हुआंग फैंग ने कहा। ये गलत नहीं है, मुझे लगा कि यह वही उपनाम है। जिस व्यक्ति को वे पढ़ाने जा रहे थे वो वास्तव में आप ही थे, मैदानी सेना ने कहा। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि वे मुझे पढ़ाने के लिए किसे ढूंढ रहे हैं? आप कब आएंगे? हुआंग फैंग ने पूछा। वास्तव में वो बहुत चिंतित नहीं है। जब तक उसे गोली नहीं मारी जाती, वो अपने मौजूदा कौशल से कई गैंगस्टरों से कैसे निपट सकता है या उसे पकड़ा जा सकता है? मैं पुराने फैंग की तलाश कर रहा हूँ, जिसे जियांगू के बड़े मुखिया के रूप में जाना जाता है। यह आदमी अपने काम में निर्दयी है और वो कभी कोई जगह नहीं छोड़ता। हालांकि उसके अधीन कई लोग हैं। मुझे पता है कि आपका कौशल है कमजोर नहीं, लेकिन सावधान रहना बेहतर है, तियानजून ने कहा। मैं इन दिनों आपके साथ रहूंगा। तियानजून स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग की मदद करना चाहता है। हालांकि वो जानता है कि हुआंग फैंग का पुलिस स्टेशन से कुछ लेना देना है, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों के लिए हर समय उसके साथ रहना स्पष्ट रूप से असंभव है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 584 ओवरटाइम। अब और नहीं, हुआंग फैंग ने कहा। मुझे पता है कि आपको अपने कौशल पर भरोसा है, लेकिन वे इतने अधिक हैं कि सावधान रहना गलत नहीं हो सकता। तियानजून अभी भी थोड़ा असहज है। तियानजून के दिमाग में हुआंग फैंग का कौशल उसके जैसा या उससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह अकेले इतने सारे लोगों की घेराबंदी से निपट सकता है। हालांकि हुआंग फैंग का रहस्यमय छिपा हुआ हथियार भी बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार यह एक छिपा हुआ हथियार है जिसका उपयोग मेज पर नहीं किया जा सकता है। जनता की घेराबंदी के सामने इसका कोई असर नहीं होता। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, हुआंग ने कहा। इसके अलावा मैं वहां बैठकर मरने वाला नहीं हूँ। इससे पहले हुआंग फैंग ने शायद पहल करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि अब उसने बहुत ताकत हासिल कर ली है, बहुत सारी जीवन रक्षक चीजें सीख ली है और खुद पर अधिक आत्मविश्वास रखता है। इसलिए अब जब वो जानता है कि उससे कौन निपटेगा, हुआंग फैंग ने अपनी पहल पर लड़ने का फैसला किया है। दूसरे पक्ष के आने की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार उस स्थिति में वो लड़ाई का समय और स्थान नहीं चुन सकता। यदि दूसरा पक्ष ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां वह नहीं लड़ता है, जैसे कि उसकी अपनी फैक्ट्री में या व्यक्तिगत रूप से जहां बहुत अधिक प्रवाह होता है, तो बहुत अधिक जांच पड़ताल होगी, जो अच्छा नहीं है। आपका क्या मतलब है? तियानजून से पूछा। आपको पता होना चाहिए कि बड़ा सिर कहाँ मिलेगा। हुआंग फैंग ने तियानजून की ओर देखा और कहा, तियानजून अब उसी व्यवसाय में है, लेकिन दूसरा पक्ष उसके सभी साथी हैं और उसके साथी दुश्मन हैं। जब तक तियानजून की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपने कुछ विरोधियों को जानता होगा। और इस बार जब किसी ने ऊपर सिर की तलाश की तो तियानजून को यह पता चल गया और स्पष्ट रूप से समझाया कि तियानजून ने भी इस संबंध में कड़ी मेहनत की है। उसके पक्ष में उसका आईलाइनर होना चाहिए या उसे समाचारों के व्यापक चैनल प्राप्त होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है। तियानजून के लिए यह जांच करना स्पष्ट रूप से मुश्किल नहीं है कि बड़ा सिर कहाँ है। निश्चित रूप से तियानजून ने हुआंग फैंग को भी निराश नहीं किया। जब उन्होंने हुआंग फैंग की बातें सुनी तो उन्होंने कहा, मुझे मिली जानकारी के अनुसार वो आदमी आज शाम को जिनबिहुआंग जाएगा। दैदीपिमान, यह एक नाइट क्लब है, फैंग दादो के तहत आने वाले स्थानों में से एक है। इसका पैमाना छोटा नहीं है। इस बारे में बात करते समय तियानजून की आंखों में थोड़ी अधिक ईर्ष्या थी। आखिरकार वो इस क्षेत्र में नए आए हैं।
हालांकि उनके पास कई क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश छोटे हैं। केवल हुआंग फैंग की अग्रिम सूचना के माध्यम से उसे कई अच्छे लोग मिले हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से इस सुनहरे और शानदार के साथ अतुलनीय है। मैदान का पैमाना जितना बड़ा और सजावट जितनी शानदार होगी, बड़ा भाई उतना ही अधिक सक्षम होगा। इसके अलावा जितना अधिक सुरक्षा शुल्क उसे मिलता है, तियानजून स्वाभाविक रूप से ईर्ष्यालु होता है। यह अच्छा है, मैं शाम को वहां जाऊंगा और बड़े सर से मिलूंगा, हुआंग फैंग ने हल्के से कहा। क्या आप अकेले सुरक्षित नहीं है? हालांकि यह उसका पुराना घोंसला नहीं है, वहां बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां बहुत से लोग हैं जो लड़ सकते हैं। वो बड़ा सिर भी हमारे उद्योग में एक अनुभवी है। वहां अभी भी कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं उसका हाथ, मैं उन्हें तुम्हारे साथ ले जाऊंगा, मैदानी सेना ने कहा। हुआंग फैंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, आप मेरे साथ अकेले जा सकते हैं और अन्य से आपके साथ नहीं ले जा सकते। जब मैं उस आदमी को साफ कर दूंगा तो आप उसकी जगह लेने के लिए किसी को भेज सकते हैं। केवल हम दोनों। मैदानी सेना स्तब्ध रह गई। क्या डर गया? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कैसे हो सकता है? तियानजून ने कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारी बहन मुझे जाने नहीं देगी। वह जानती है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही चमक लोनटान और हक्स्यू हो, उसके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल नहीं है, भले ही वह एक से अधिक लोगों को ले जाए। और हुआंग फैंग का तियानजून को बहुत से लोगों को ले जाने से मना करना भी इसी विचार के कारण है। यदि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होने पर कुछ विशेष साधनों का उपयोग करना पड़ता है, तो वह नहीं चाहता कि यह स्थिति बहुत से लोगों को दिखाई दे। तियानजून अपेक्षाकृत भरोसेमंद है। शायद ये चिंतित है कि हुआंग फैंग अलविदा कहे बिना चला गया। तियानलिन बहुत देर तक नहीं सोए। बेशक उसके चेहरे पर उत्साहित अभिव्यक्ति से ये देखा जा सकता है कि भले ही वह थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन उत्साहित मूड ज्यादा गायब नहीं हुआ। जब तियानजून काम करने के लिए रसोई में गई तो वह बात करने के लिए हॉल में हुआंग फैंग के साथ गई। हालांकि वह बात करते समय नहीं रुकी और वह चलती रही जैसे अथक हो। हुआंग फैंग केवल तियानलिन की हरकतों पर मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, क्योंकि तियानलिन आज फिर से चल सकता है, जो जाहिर तौर पर एक खुशी की बात है। इसलिए तियानजून ने विशेष रूप से हुआंग फैंग के साथ पीने के लिए शराब की एक बोतल खोली। तियानलिन, जो हमेशा अपने भाई के शराब पीने का विरोध करती है, ने आज कुछ नहीं कहा। इसके अलावा वह मुस्कुराए और अपने भाई और भाई हुआंग को शराब पीते हुए देखा। उसके दिल में ये दो लोग दुनिया के सबसे अच्छे दो लोग हैं, क्योंकि वे अभी भी शाम के बारे में सोचते हैं। हुआंग फैंग और तियानजून हालांकि जश्न मनाने के लिए पीते हैं, लेकिन वे शराब की अपनी मात्रा को नियंत्रित करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं। भले ही हुआंग फैंग को अपने कौशल पर भरोसा है, उन्होंने खुद को ऐसा करने की हिम्मत नहीं कि नशे में दूसरों के खेत तोड़ने जाओ। हालांकि उन्होंने बहुत अधिक शराब नहीं खाई, लेकिन मेज पर माहौल स्पष्ट रूप से अच्छा था। तियानजून के भाई और बहन अच्छे मूड में थे। हुआंग फैंग को पता था कि किसी को उसे सबक सिखाना होगा, लेकिन इससे उसके मूड पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए वो तियानजून के भाई और बहन के साथ भी मजाक कर रहा था। रात के खाने के बाद हुआंग फैंग और तियानजून ये कहकर एक साथ चले गए कि कंपनी में कुछ और है। तियानलिन को कुछ भी संदेह नहीं हुआ, यहाँ तक कि क्योंकि उसका भाई दोपहर में काम से वापस आया था। अब उसे उम्मीद है कि वह सकारात्मक प्रदर्शन कर सकेगा ताकि अच्छा प्रदर्शन कर सके और बिग बॉस हुआंग फैंग के सामने अच्छा प्रभाव छोड़ सके। अगर तुम्हारी बहन को पता होता कि मैं तुम्हें ओवरटाइम काम पर नहीं बल्कि लड़ने के लिए ले जाता, तो मुझे नहीं पता कि मैं मुस्कुराकर मेरा सामना करता या नहीं। तियानजून के किराए के घर से बाहर निकलने के बाद हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए तियानजून से कहा, आपने कुछ गलत नहीं कहा, मेरा काम लड़ना है, अब मैं ओवरटाइम काम करने जा रहा हूँ, मैदानी सेना ने कहा। क्या यह आपकी कार है? नीचे की समुदाय में तियानजून ने हुआंग फैंग को एक सुपर चमकदार स्पोर्ट्स कार में ले जाते देखा, पूछा। जब वो वापस आया तो उसने स्पोर्ट्स कार देखी। उस समय भले ही वो अपनी बहन के बारे में चिंतित था, जब उसने कार देखी तब भी उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। किस आदमी को कार पसंद नहीं है? इसके अलावा यह अभी भी एक अद्भुत स्पोर्ट्स कार है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 585 यह कैसे करें। हालांकि उस समय तियानजून ने यह नहीं सोचा था कि उनकी नजर में इस सुपर कूल स्पोर्ट्स कार का मालिक हुआंग फैंग था। हालांकि तियानजून जानता है कि हुआंग फैंग के पास कुछ पैसा है और ऐसा लगता है कि उसके पास एक कारखाना है, वास्तविक अमीर लोगों की तुलना में वह निश्चित रूप से हीन है। अन्यथा हुआंग फैंग पहले घर किराए पर नहीं लेते थे, बल्कि सीधे घर खरीदना चुनते थे। शायद हुआंग फैंग के पास कई मिलियन हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में वो ऐसी कार खरीदने के लिए लाखों खर्च कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से असंभव है, इसलिए यह मत कहिए कि तियानजून ने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। अब भी जब उसने हुआंग फैंग को कार की ओर चलते देखा तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ। यह मेरी कार है, हुआंग फैंग ने कहा, लेकिन जब तक हुआंग फैंग ने चाबी से कार का ताला नहीं खोला तब तक तियानजून को विश्वास नहीं हुआ कि हुआंग फैंग ने जो कहा वो सच था। कार सचमुच उसकी थी। तुम्हारे पास एक शानदार कार है। हुआंग फैंग की कार में बैठने के बाद तियानजून ने इंटीरियर को ध्यान से देखा और ईर्ष्या से कहा, सभी पुरुषों को कारें पसंद हैं और तियानजून कोई अपवाद नहीं है। जब से वह बड़ा भाई बना, उसके हाथ में थोड़ा और पैसा आ गया। वह हाल ही में एक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा उसने लगभग वे सभी कारें देख ली हैं जिन्हें वह खरीदना चाहता है। हालांकि जब मैंने देखा कि उन कारों की तुलना हुआंग फैंग से की गई तो ये कुछ भी नहीं था, उनके बीच कोई तुलना ही नहीं थी। बेशक ये सीमित संस्करण है, हुआंग फैंग ने कुशलतापूर्वक कार स्टार्ट करते हुए कहा। जब तक बाहरी लोग मौजूद रहते हैं, हुआंग फैंग खुद के बजाय अकेले गाड़ी चलाने का विकल्प चुनते हैं। हालांकि दुनिया में कुछ कारें हैं जो स्वचालित रूप से चल सकती हैं, उन तथाकथित स्वचालित ड्राइविंग की तुलना हुआंग फैंग की कार से नहीं की जा सकती। तियानजून ने हुआंग फैंग के शब्दों पर सिर हिलाया। हालांकि वह कार की वास्तविक कीमत नहीं जानता था, उसने बस कार को देखा और जानता था कि हुआंग फैंग झूठ नहीं बोलता था।
ऐसी कार का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। साथ ही तियानजून के मन में हुआंग फैंग के वित्तीय संसाधनों की एक नई समझ भी है। जाहिर है वो नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी, केवल थोड़ा सा पैसा था। जल्द ही तियानजून को हुआंग फैंग की कार की विशेषताएं मिल गई, यानी इसका सदमे अवशोषण प्रदर्शन बहुत अच्छा है। भले ही हुआंग फैंग धीरे धीरे गाड़ी नहीं चला रहे थे, फिर भी वो कार में बैठे रहे और कंपन पर ध्यान नहीं दिया। तियानजून के मार्गदर्शन से हुआंग फैंग को जल्द ही चमक मिल गई। नियन रोशनी की चमक के साथ नाइट क्लब को देखकर हुआंग फैंग बहुत घबराए हुए नहीं थे। इतना ही तियानजून कार से बाहर निकलता है और कहता है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कहा, चलो अंदर चले और बड़े सिर से मिलें। हुआंग फैंग और तियानजून के भव्यता में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद एक छोटा सा युवक आया और बोला, भाई क्या आप यहाँ हैं? अच्छा, क्या वो बड़ा सिर आ रहा है? तियानजून ने पूछा। जाहिर है वो इस आदमी को जानता था। आधे घंटे पहले हम यहाँ हैं, तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 308 में, मेरे साथ 3 छोटे भाई हैं, युवक ने झट से पूछा। हुआंग फैंग अब समझ गया है कि यह युवक यहाँ तियानजून की नियुक्ति की आंख की रेखा है और उस बड़े सिर के ठिकाने का पता उनके आने से पहले ही युवक ने लगा लिया था। वास्तव में तियानजून को पता था कि फैंग दादो हुआंग फैंग को सबक सिखाने जा रहा था। अपने द्वारा अर्जित प्रदेशों को हड़पने से पहले उनका विस्तार करने का उनका कोई इरादा नहीं था। हालांकि वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने अब विस्तार नहीं किया तो भी वो कुछ लोगों की नजर में प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे, इसलिए वो भविष्य की तैयारी के लिए अपना खुद का आईलैंड लगाना चाहते थे। फैंग डेटो द्वारा प्रबंधित क्षेत्र तियानजून के स्वामित्व वाले क्षेत्र के बिल्कुल निकट है, इसलिए ये जानने के बाद कि तियानजून ने अचानक अपनी शक्ति का विस्तार किया है, फैंग डेटो ने तियानजून को कई बार चुनौती दी है, यानी वो अस्थिर स्थिति का फायदा उठाना चाहता है तियानजून की और उसे हराओ। तियानजून में कम समय में विस्तार करने की क्षमता नहीं है, हालांकि ये बुनियादी रक्षा कार्य अभी भी किए जाने की आवश्यकता है। फैंग दादो की उनके प्रति शत्रुता का पता लगाना कठिन नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ तियानजून का इंस्टॉलेशन कार्य अधिक गहन है। उसके सामने वाला युवक तियानजुनान है। हालांकि समय बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अब वो अपने लचीले दिमाग के साथ एक छोटे नेता है। ये जानना आसान है कि कुछ चीजें बहुत गुप्त नहीं होती। आज युवक अनजाने में जानता है कि हुआंग फैंग को सबक सिखाने के लिए फैंग दाओ को दूसरों द्वारा सौंपा गया है। हालांकि वो नहीं जानता कि हुआंग फैंग कौन है और वो हुआंग फैंग से परिचित नहीं है। वो तियानजून को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएगा। जहां तक इस मामले की बात है, फैंग दा तो इसे बहुत महत्व देता है। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को ये काम सौंपा गया है उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। फैंग दा तो खुद को दूसरों के साथ जोड़ना चाहता है और निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से करना चाहता है, इसलिए इस युवक ने इस मामले की सूचना तियानजून को भी दी। ठीक है, पहले तुम जाओ, बाद में हम खुद ही ऊपर चले जाएंगे, मैदानी सेना ने कहा। भाई जून, कृपया और भाइयों को बुलाएं। हालांकि फैंग के पास केवल 3 लोग हैं, इस क्षेत्र में उनमें से कई हैं, युवक ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। ये ठीक है, मेरे आसपास एक गुरु है, तियानजून ने कहा कि इस समय वो केवल हुआंग फैंग पर विश्वास करना चुन सकते हैं। युवक ने हुआंग फैंग को संदेह भरी नजरों से देखा। वो नहीं जानता था कि उसके बड़े मार्शल भाई के पास किस प्रकार का कौशल था। हालांकि वो अपने बड़े मार्शल भाई के कौशल को जानता था। यहाँ तक कि बड़े मार्शल भाई ने भी कहा कि वह एक विशेषज्ञ था, इसलिए उसे कमजोर नहीं होना चाहिए। इसलिए युवक ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वो दूर चला गया और आसपास की भीड़ में गायब हो गया, जैसे कि वो पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया हो। तुम्हारा छोटा भाई बुरा नहीं है, दूसरे पक्ष के चले जाने के बाद हुआंग फैंग ने मैदानी सेना से कहा। ठीक है, वफादारी में कोई समस्या नहीं है और मस्तिष्क भी लचीला है। मैं कब इंतजार करना चाहता हूँ, वो बड़ा सिर अच्छा नहीं है, मुझे उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की जरूरत है, मैदानी सेना ने कहा। मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा देर तक इंतजार करेंगे, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैदानी सेना को कुछ संदेह है। दरअसल जब हुआंग फैंग ने उन्हें आज आने के लिए बुलाया तो उनके मन में कुछ संदेह थे। वह नहीं जानता था कि हुआंग फैंग कैसे समस्या को हल करना और बातचीत करना चाहता था। ये स्पष्ट रूप से असंभव है। तियानजून को अभी भी पता है कि वो बड़ा सिर किस तरह का व्यक्ति है। अच्छा होना असंभव है, व्यवहारिक व क्रियाशील वो पक्का है। बस तियानजून को नहीं पता कि हुआंग फैंग एक दूसरे से लड़ने के लिए कितनी दूर तक जाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के आसपास कई लोग हैं। ये कहना कठिन है कि क्या हुआंग फैंग दूसरे पक्ष की मूल गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है। इसके अलावा दूसरे पक्ष के पीछे अधिक बदला होगा। तियानजून को नहीं पता कि हुआंग फैंग की योजना क्या है और हुआंग फैंग के पास कोई अच्छा विचार नहीं था। हालांकि अब वो हमेशा के लिए जीने की योजना बना रहा है और साथ ही वो लिवे का निर्माण भी करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भविष्य में उसे अपने लिए कोई परेशानी हो। 586 शराब पीना, दंगा करना, अब हम क्या करें? अपने छोटे भाई के सामने तियानजून की निश्चित रूप से अपनी राय होगी। हालांकि अब वो हुआंग फैंग का अनुसरण कर रहा है। इसके अलावा यह मामला मुख्य रूप से हुआंग फैंग के बारे में है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग की राय पूछना चाहते हैं। पियो, परेशान करो, हुआंग फैंग ने हल्के से कहा। शराब पीना, परेशान करना, तियानजून हैरान था और उसने तुरंत सोचा कि हुआंग फैंग उस बड़े सिर को आकर्षित करना चाहता होगा। वास्तव में तियानजून इस प्रथा को स्वीकार नहीं करता है। यदि हुआंग फैंग यहाँ आता है और उस बड़े सिर को सबक सिखाना चाहता है तो वह अब जा सकता है। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे की स्थिति पहले से ही जानते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के आसपास केवल 3 छोटे भाई हैं, वे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक बार जब फैंग दादो को सबक सिखाया गया और प्रतिष्ठा स्थापित हो गई तो वे जा सकते हैं। उस स्थिति में चाहे फैंग दादो के कितने भी लोग मैदान में हो, वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। उस समय वे बहुत पहले चले जाएंगे। अब यदि हुआंग फैंग परेशानी खड़ी करना चाहता है तो वो वास्तव में बड़े सिर वाले फैंग का ध्यान आकर्षित कर सकता है। हालांकि इस तरह की चीज के लिए बड़े सिर वाले फैंग स्पष्ट रूप से इसे स्वयं नहीं करेंगे। उसे अपने छोटे भाई को बाहर आने देना चाहिए। यदि वो 1 नहीं कर सकता तो उसके पास 2 होंगे, यदि वो 2 नहीं कर सकता तो उसके पास 5 होंगे।
वैसे भी यहाँ बहुत सारे छोटे भाई हैं और उन्हें हमेशा हल किया जा सकता है। उस समय उनका सामना स्वयं फैंग से नहीं बल्कि फैंग दादो के कई छोटे भाइयों से हुआ था। इसके अलावा कई छोटे भाइयों की घेराबंदी के तहत ये स्पष्ट नहीं है कि वे पूरी तरह से पीछे हट सकते हैं या नहीं। हालांकि चूंकि हुआंग फैंग ने अपना मन बना लिया है, तियानजून को कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी जब वो हुआंग फैंग के साथ बाहर आया तो उसने सोचा कि पिटना बड़ी बात होगी। इसके अलावा उसने पहले सोचा था कि उसका जीवन हुआंग फैंग का होगा और उसे अब भी इस लड़ाई की परवाह है। हुआंग फैंग तियानजून के मन को नहीं जानता था। वास्तव में शुरुआत में हुआंग फैंग ने तियानजून के समान ही सोचा था। वो सीधे फैंग बेटो को खोजने के लिए गया और दया की भीख मांगने के लिए उसे घुटनों तक पीटा। हालांकि वो काम नहीं कर रहा था, वो बाद में भी खुद से बदला लेगा। अब यदि वो जीतना चाहता है तो उसे उन लोगों को एक बार और हमेशा के लिए अपनी ताकत का एहसास कराना होगा, ताकि भविष्य में उन्हें अपनी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए वो बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए हुआंग फैंग और तियानजून सीधे तीसरी मंजिल पर गए, एक निजी कमरा मांगा, शराब का ऑर्डर दिया और उसे पिया। ये कहना होगा कि यह प्रतिभाशाली बॉस एक योग्य व्यक्ति है। इस निजी कक्ष की राजकुमारियां अत्यंत सुंदर, पवित्र, मनमोहक और सभी प्रकार के रीति रिवाजों वाली हैं। दुर्भाग्य से हुआंग फैंग और तियानजून मनोरंजन की तलाश में नहीं है। कुआ हुआंग फैंग ने अभी अभी जो गिलास पिया था उसे जमीन पर रख दिया, भौहें चढ़ा ली और एक निजी कमरे में राजकुमारी से कहा, जो अभी तक नहीं निकली थी, क्या बात है? हमें धमकाओ, हमारे पास पैसे नहीं है ना? हमें बेच दो नकली शराब। निजी कमरे में राजकुमारी स्तब्ध रह गई। पहली बार उसकी इस तरह से मुलाकात हुई, यह अवश्यंभावी था कि वो स्तब्ध रह गई। तब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, ये बॉस, आपने गलत समझा होगा। हमारे यहाँ नकली शराब नहीं है और हम नकली शराब नहीं बेच सकते। तुम्हारा मतलब है कि मेरा बॉस झूठ बोल रहा है? इस समय तियानजून को पता था कि उसके बाहर जाने का समय हो गया है। आखिरकार हुआंग फैंग के सामने वो एक छोटा भाई बनना चाहता था, इसलिए उसके बॉस के लिए किसी भी चीज के लिए बाहर आना असंभव था। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है, राजकुमारी ने कहा। मुझे लगता है कि बॉस को गलतफहमी हुई होगी, न कि उसने जानबूझकर झूठ बोला था। मुझे लगता है कि आपका यही मतलब है। नकली शराब बेचने का मतलब यह है कि हम झूठ बोलते हैं, मैदानी सेना ने कहा। इस समय निजी कमरे में राजकुमारी शांत हो गई है। आखिरकार वो आमतौर पर विभिन्न प्रकार के मेहमानों के संपर्क में आती है। वो किस तरह के लोगों से कभी नहीं मिली। वो पहले से ही एक मानवीय आत्मा है। अब वो समझ गई है कि हुआंग फैंग और उसकी पत्नी या तो जानबूझकर परेशानी खड़ी करने आते हैं या उनके पास पैसे नहीं है और वे अधिपति का खाना खाने का बहाना ढूंढना चाहते हैं। उसने इन दो प्रकार के लोगों को बहुत देखा है, लेकिन अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता। इस विचार के साथ उसने हुआंग फैंग और उसकी आंखों को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने अपने चेहरे पर स्पष्ट तिरस्कार भाव लाते हुए कहा, अगर आपके पास पीने के लिए पैसे नहीं है तो मैं बस इतना ही कहूंगी, ऐसा घटिया बहाना मत बनाओ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निजी कमरे में राजकुमारी सोचती है कि हुआंग फैंग और तियानजून भोजन और पेपर धोखा देने के लिए यहाँ है। हालांकि तियानजून हुआंग फैंग को बॉस कहता है। हुआंग फैंग के कपड़ों की कीमत 10,000 या 12,000 से अधिक नहीं होगी। निजी कमरे में राजकुमारी के लिए यह आंकना बहुत कठिन नहीं है, जो अक्सर सभी प्रकार के लोगों को देखती है। आप जानते हैं, हुआंग फैंग का निजी कमरा वही है जिसे उन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन न्यूनतम खपत 5,000 है। इसलिए राजकुमारी सोचती है कि हुआंग फैंग और उसकी पत्नी के पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्हें सामना करना होगा और अच्छा खाना खाना होगा। जब आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उनके पास जांच के लिए पैसे नहीं है, तो वे एक खराब बहाना ढूंढते हैं और मुफ्त कमरा पाना चाहते हैं। हुआंग फैंग ने जब इस महिला की बातें सुनी तो वह हैरान रह गया और फिर वो उसके पास वापस आया। दूसरे पक्ष ने उन दोनों को नीची दृष्टि से देखा। उसने सोचा कि वे आज अधिपति का भोजन करने आ रहे हैं। हुआंग फैंग की मुस्कुराहट अजीब थी। ये वास्तव में लोगों को उनके लुक से आंकना था। वो एक गरीब आदमी की तरह लग रहा था। हालांकि हुआंग फैंग आज परेशानी खड़ी करने वाला था, इसलिए हम ऐसा कहने के लिए दूसरे पक्ष को दोष नहीं दे सकते। क्या आप इसी तरह मेहमानों का मनोरंजन करते हैं? आप बहुत शानदार हैं। मेहमानों से इस तरह से बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपसे किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है? मेरा मालिक वास्तव में परेशान है। मैं आपके लिए यह नाइट क्लब खरीद सकता हूँ, फील्ड आर्मी ने कहा। इस पर कौन विश्वास करता है? महिला को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता। अपने प्रबंधक को यहाँ आकर मुझे बताएं कि हम हमें बेवकूफ बनाने के लिए नकली शराब का उपयोग क्यों करते हैं। हमें नीचे देखें, या आप यहाँ केवल नकली शराब बेचेंगे? फील्ड सेना ने कहा। तियानजून की बातें सुनने के बाद राजकुमारी मुड़ी और बिना कुछ कहे बाहर चली गई। उसने पहले ही तय कर लिया था कि हुआंग फैंग और तियानजून परेशानी खड़ी करने आए थे। ऐसी बात उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। आमतौर पर वे ही इसके लिए जिम्मेदार होते थे। वे मेहमानों से अधिक खर्च कैसे करा सकते थे? प्रबंधक, कमरा 217 में 2 मेहमान अधिपति का खाना खाना चाहते हैं। जब राजकुमारी ने यहाँ मैनेजर को देखा तो सीधे बोली, क्या बात? मैनेजर ने भौहें सिकोड़कर कहा कि पहले कभी किसी ने यहाँ अधिपति का भोजन नहीं खाना चाहा था। हालांकि जब से ऐसे व्यक्ति को एक पैर से रोका गया है, फिर से ऐसा कोई मूव नहीं हुआ है। अप्रत्याशित रूप से आज 2 और लोग हैं जो मौत से नहीं डरते। फिर कमरे में राजकुमारी ने मैनेजर को बताया कि हुआंग फैंग और तियानजून ने क्या कहा। 587 तुम रहो, तुम्हारी मरने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी की बात सुनकर यहाँ का मैनेजर बड़बड़ाया। उनके पास यहाँ नकली शराब है। हालांकि वे नकली शराब का उपयोग किसके लिए और कब करते हैं, उनके पास यहाँ योजनाएं हैं। ये प्रबंधक आश्वस्त हो सकता है कि हुआंग फैंग के निजी कमरे में शराब वास्तव में असली शराब है, क्योंकि हुआंग फैंग पहली बार यहाँ आए हैं। वे शुरुआत में नकली शराब से हुआंग फैंग को बेवकूफ नहीं बना सकते, भले ही वे ऊपर जाना चाहें। साथ ही ज्यादा पीने के बाद हुआंग फैंग का इंतजार करना चाहते हैं। उस समय उनके पास कोई नहीं है ये भेद करने की क्षमता की शराब का स्वाद क्या है। इसलिए प्रबंधक निश्चिंत हो सकता है कि हुआंग फैंग और उसकी पत्नी ने जानबूझकर परेशानी खड़ी की। इसके अलावा उनके अधिपति का भोजन खाने के लिए आने की संभावना है, जैसा कि कमरे में मौजूद राजकुमारी ने कहा। मुझे याद है बॉस फैंग आज यहाँ आए थे, मैनेजर ने अचानक कहा।
ठीक है, मैं कुछ समय से यहाँ हूँ, जियाओ कुई मेरे साथ है। वो आदमी एक लंपट है, इससे भी अधिक इसे शुरू करना कठिन है। मैंने जियाओ कुई को ये कहते हुए सुना है कि बॉस हमेशा चालें खेलना और उन्हें परेशान करना पसंद करता है। जब जब फैंग दादो की बात आती है तो ये स्पष्ट है कि निजी कमरे में राजकुमारी कोई अजनबी नहीं है, दूसरा पक्ष यहाँ नियमित है। इसके अलावा जब वो अपनी बहनों से बात करती है तो वो ये भी जानती है कि फैंग दादो को एक विशेष शौक है, इसलिए वो लोगों पर अत्याचार करना, एक बार उनके साथ जाना और कुछ दिनों के लिए आराम करना पसंद करती है। ठीक है, मुझे पता है कि वो आदमी एक लंपट है, आप इसे सहन कर सकते हैं। वैसे भी वो हर दिन नहीं आता है, उसके साथ हमारी जगह स्थिर हो सकती है, मैनेजर ने सांत्वना देते हुए कहा। मुझे पता है, मैं जियाओ कुई और उनसे प्यार करता हूँ, राजकुमारी ने कहा। उनके बारे में चिंता मत करो, शायद वे अपने दिल में बहुत खुश हैं। बड़े भाई फैंग हमेशा बहुत उदार रहे हैं। मैनेजर ने कहा, ठीक है, इसके बारे में बात करना बंद करो। क्योंकि बॉस फैंग यहाँ है, आप उन्हें 217 कमरे के बारे में बता सकते हैं और उन्हें इससे निपटने दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, निजी कमरे की राजकुमारी ने कहा कि जब वे यहाँ किसी को परेशानी पैदा करते हुए पाती है तो वे आमतौर पर सबसे पहले सुरक्षा गार्ड के पास जाती है। यदि सुरक्षा गार्ड इसे हल नहीं कर पाते हैं तो वे शो देखने के लिए उन लोगों को ढूंढ लेंगे। आखिरकार यदि उन्हें बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें उन्हें अतिरिक्त लाभ देने की आवश्यकता है, इसलिए यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। हालांकि चूंकि बॉस फैंग आज यहाँ है, ये दूसरे पक्ष को दिखाने का भी एक अच्छा तरीका है। डोंग डोंग, राजकुमारी कमरा 308 के दरवाजे पर आई, एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर आए, अंदर से एक धीमी आवाज आई। फिर राजकुमारी ने दरवाजा अंदर धकेल दिया, लेकिन अंदर की तस्वीर ने उसे थोड़ा विचलित कर दिया। जैसा कि उसने अभी कहा, निजी कमरे में राजकुमारी जियाओ कुई भी निजी कमरे में है। हालांकि उसके पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए उसके हाथ उसके पीछे बंधे हुए हैं, जमीन पर घुटने टेके हुए हैं और उसकी गर्दन कुत्ते की चेन से बंधी हुई है, जबकि कुत्ते की चेन का दूसरा सिरा उस व्यक्ति के हाथ में है जिसका सिर है सामान्य से बड़ा है। इसलिए मुखिया पर कुछ बड़े लोग थे, उन्होंने अपने हाथों में चाबुक उठाया और जियो कुई के शरीर पर थप्पड़ मारा, जिससे वो कराह उठी। हालांकि उन्होंने कोई चीख नहीं निकाली और यहाँ तक कि आराम से चिल्ला भी दिए। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जिस आदमी ने जियाओ कुई को कोड़े से पीटा था उसने कमरे में राजकुमारी की ओर देखा और पूछा। उसकी आवाज ने सीधे कमरे में मौजूद राजकुमारी को जगा दिया। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और कहा, यहाँ दो लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं। मैनेजर ने मिस्टर फैंग से इससे निपटने के लिए कहा, वे कमरा नंबर 217 में है। क्या तुम इतनी सी बात से मुझे परेशान करना चाहते हो? वो आदमी स्पष्ट रूप से नाखुश था। वो कमरे की ओर मुड़ा। अन्य 3 भाइयों और दर्शकों ने कहा, आपको इससे निपटने के लिए किसी की व्यवस्था करनी चाहिए और कृतघ्न को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। उसे बताएं कि इसे कौन कवर कर रहा है। हाँ, तीनों में से एक ने खड़े होकर कहा। उसके बाद वो जाने के लिए मुड़ा। हालांकि जब वो मुड़ा तो उसकी नजर अभी भी जियाओ कुई के शरीर पर टिकी हुई थी और उसने कई बार उसे देखा। जहां तक तुम्हारी बात है, मत जाओ, मेरे साथ रहो। जो राजकुमारी रिपोर्ट करने आई थी वो उस स्थान को छोड़ने ही वाली थी जहां उसे डर था। उसने बॉस फैंग की आवाज सुनी। बॉस फैंग के शब्दों ने उसे तुरंत रुकने पर मजबूर कर दिया। वो मना कर सीधे चले जाना चाहती थी क्योंकि वो दूसरे पक्ष के तरीकों से डरती थी। हालांकि उसने ऐसे जाने की हिम्मत नहीं की। वो बॉस फैंग की बॉस में मौजूदगी का महत्व जानती थी। इसके अलावा दूसरे पक्ष के साधन बहुत जहरीले थे। अगर उसने दूसरे पक्ष को सीधे जाने का मौका नहीं दिया तो न केवल उसे बल्कि खुद को भी पकड़ लिया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा और यातना दी जाएगी। कल को उसकी यह नौकरी छूटने की अधिक संभावना है। वो सोचती है कि यह बहुत अच्छा काम है। बॉस फैंग, मेरे पास मेहमान हैं जो मेरे वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। रूम मैनेजर ने पलटकर जोरदार मुस्कान के साथ कहा। उम्मीद है कि बॉस फैंग अपना मन बदल लेंगे। कोई भी बकवास मेहमान, उन्हें इंतजार करने दो या बदल जाओ। क्या कोई और है जो मुझे लूटने की हिम्मत कर रहा है? बॉस फैंग का स्पष्ट रूप से अपना मन बदलने का इरादा नहीं था। इसलिए चाहे वो कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, कमरे में राजकुमारी केवल अपने अच्छे दोस्त जियाओ कुई के साथ जाने के लिए धीरे धीरे सबसे बड़े भाई फैंग के पास जा सकती थी। इस समय उसका दिल पहले से ही बहुत पछतावा था। वो जानती थी कि वो पहले हुआंग फैंग का कमरा नहीं छोड़ेगी। हालांकि उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वे उसके साथ इतनी क्रूरता से पेश नहीं आते थे। कम से कम अब वो इस अपराध को सहने के बजाय थोड़ा कम पैसा कमाना पसंद करेगी। हालांकि अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक कि वो अभी भी हुआंग फैंग और तियानजून के बारे में शिकायत कर रही है। अगर उन्होंने परेशानी नहीं खड़ी की होती तो वो इसके लिए दोषी नहीं होती। जब बड़ा भाई फैंग बाहर गया तो उसे दूसरा बड़ा भाई फैंग मिला जो नाइट क्लब में रुका था। वहां एक गड़बड़ी है, बॉस ने हमें इससे निपटने के लिए कहा, आदमी ने कहा था। ये सिर्फ अधीरता से जीने जैसा है कि कोई बॉस के क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। दूसरे शब्दों में, उनके कुत्ते की आंखें ये देखने के लिए न खोले कि इसे यहाँ किसने पहना है। उनमें से कितने, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप नहीं जानते कि जिन लोगों ने पहले परेशानी खड़ी की थी वे यहाँ से जाने पर केवल लंगड़े हो सकते हैं? फैंग दादो के छोटे भाई एक एक करके चिल्ला रहे हैं, साथ ही वे असंतुष्ट भी हैं। आज बूढ़ा आदमी यहाँ आता है, लेकिन कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। क्या ये यहाँ रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना नहीं है? इसके अलावा वे इस समय यहाँ शराब पी रहे हैं और महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। यह अजीब है कि जब वे दूसरों से परेशान होते हैं तो वे अच्छे मूड में होते हैं। केवल 2 लोग हैं। यह शायद पहली बार आ रहा है। मुझे नहीं पता कि बॉस इस जगह को कवर कर रहा है। कुछ लोगों के पास जाओ और उसे सबक सिखाओ। बॉस ने कहा, निर्दयी बनो, दूसरे पक्ष को रहने दो एक लंबी स्मृति और फिर उसकी आंखें उज्जवल हो जाएं। दूत ने कहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 588 एक साथ चले। सिर्फ 2 लोग, ये 2 लोग बहुत घमंडी हैं। मुझे लगता है कि उनके पास कितने लोग हैं? जाहिर है हुआंग फैंग के लिए उनमें से केवल 2 ही हैं। वे आश्चर्यचकित हैं और कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया।
हालांकि आसपास के लोगों को पता नहीं चला। यह वो युवक था जिसने तियान जून और हुआंग फैंग को खबर दी थी। इस समय युवक ने अनुमान लगाया कि परेशानी पैदा करने वाले दो लोग शायद भाई जून और उसके द्वारा बताए गए विशेषज्ञ थे। वो हुआंग फैंग और तियान जून को लेकर थोड़ा चिंतित था। साथ ही उन्हें आश्चर्य हुआ कि हुआंग फैंग और तियान जून सीधे फैंग दादो को खोजने क्यों नहीं गए। उस स्थिति में उनके पास सामना करने के लिए केवल 3 या 4 लोग थे। हालांकि इस स्थिति में उन्हें अधिक लोगों का सामना करना पड़ता है। उनके यहाँ लगभग 20 लोग हैं और अभी भी कुछ हथियार हैं। आखिर भाई क्या करना चाहता है, युवक ने मन ही मन सोचा। ठीक है, चिल्लाना बंद करो। तुम 2 लोगों के पास जा सकते हो और उन्हें साफ कर सकते हो। ऑर्डर देने आए व्यक्ति ने कहा कि उसकी पहचान फैंग दादो के अंगरक्षक के समान है, इसलिए उसका इन सामान्य छोटे भाइयों की तुलना में ऊंचा दर्जा है। मैं जाऊंगा, मैंने अभी अभी शराब पी है, मैं व्यायाम करना चाहता हूँ। इसी समय किसी ने खड़े होकर कहा, मुझे अपने साथ चलने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना लापरवाह है कि केवल 2 ही लोग हैं जो परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते हैं। दूसरे ने खड़े होकर कहा, ठीक है, बस तुम दोनों जल्दी वापस जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बॉस से अपने जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, अंगरक्षक ने कहा। ठीक है, आप इंतजार कर सकते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए दोनों व्यक्ति बाहर गए और सीधे हुआंग फैंग के कमरे और तियान जून के कमरे में गए। चुना 2 आदमी लड़ने आए। स्वाभाविक रूप से वे विनम्र नहीं रहना चाहते थे। जब वे हुआंग फैंग के निजी कमरे में आए तो उन्होंने सीधे निजी कमरे के दरवाजे पर लात मारी। कौन यहाँ अनजाने में परेशानी पैदा कर रहा है, आह, मेरे लिए खड़े हो जाओ, उनमें से एक कमरे में चिल्लाया। हुआंग फैंग और तियान जून इस स्थिति से आश्चर्यचकित नहीं है। उनमें से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है और उनकी हरकतें 2 बड़े भाइयों को परेशान करती है। क्या तुम बहरे या अंधे हो? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ये देखकर कि हुआंग फैंग और तियान जून ने उसे नजरअंदाज कर दिया, वो आदमी चेहरे पर बहुत बदसूरत था। वो फिर चिल्लाया, यहाँ शोर हो रहा है। हुआंग फैंग ने खुद से एक शब्द कहा, फिर मेज पर रखी बियर की कैन उठाई और उसे फेंक दिया। उस आदमी को यह एहसास हो गया था कि यह बड़ी बात अच्छी नहीं है और वो इससे बचना चाहता था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि एक काला धब्बा अचानक बड़ा हो गया है और फिर उसने अपने माथे पर हाथ मारा। फिर उसने अपनी आंखें घुमा ली और फ्लॉप हो गया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार यह शांत हो गया है, हुआंग फैंग ने फिर कहा। और हुआंग फैंग के शब्दों ने तियान जून और एक अन्य व्यक्ति को भी जगाया जो उन्हें सबक सिखाने आया था। मैं बकवास करता हूँ, तुमने ऐसा करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। साथ ही सन रह गया। बाकी आदमी भागने से नहीं डरता था। इसके बजाय वो एक भयंकर मुट्ठी के साथ हुआंग फैंग की ओर दौड़ा। वो हुआंग फैंग को सबक सिखाना चाहता था। मैं नहीं जानता कि कैसे जीना या मरना है, हुआंग फैंग ने एक बार फिर कहा कि जब तियान जून शुरू ही करने वाला था तो उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसके पेट में लात मार दी। वह आदमी तुरंत तेज गति से वापस चला गया। खांसने और जमीन पर गिरने के बाद वह आदमी पहली बार में नहीं उठा, लेकिन जमीन पर अपनी सांस लेने में आसानी की। प्रबंधक को कॉल करने के लिए हम नकली शराब के बारे में पूछना चाहते हैं। हम अप्रासंगिक लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। मेरा इंतजार करना। उठने की जद्दोजहद के बाद वो आदमी तेजी से वापस भागा, यहाँ तक कि उसके साथियों ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। बेशक उसने मैनेजर को नहीं बल्कि अपने भाइयों को हुआंग फैंग को साफ करने में मदद करने के लिए बुलाया। आप पहले से बेहतर है। इस समय तियान जून ने हुआंग फैंग से कहा। जब उसने अभी अभी हुआंग फैंग का हाथ देखा तो उसने मन ही मन सोचा, भले ही यह उसके अपने शब्द हो, वो हुआंग फैंग के पैर और पिछली बियर की बोतल को नहीं पकड़ पाएगा। नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे ला सकता था? हुआंग फैंग ने बियर का एक गिलास अपने ऊपर डाला और उसे पीते हुए कहा। यह पता चला कि आपके पास एक योजना थी। मैं पहले वास्तव में चिंतित था। तियान जून ने कहा कि इस समय वो केवल ये जानता था कि जब हुआंग फैंग ने एक दूसरे का सामना करने का फैसला किया तो यह उसका अहंकार नहीं था, बल्कि यह कि उसके पास वास्तव में क्षमता थी। भले ही वो आज यहाँ नहीं आए। हुआंग फैंग ने कोई सवाल नहीं पूछा। हाँ, अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो पिटने की चिंता मत करो, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पहले कभी चिंता नहीं की, तियान जून ने कहा कि चूंकि उन्होंने हुआंग फैंग का अनुसरण करने और हुआंग फैंग के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया है, इसलिए वो किसी भी खतरे से चिंतित या डरेंगे नहीं। जब हुआंग फैंग और तियान जून ने नकली शराब पीना जारी रखा तो छोटा भाई, जिसे हुआंग फैंग ने लात मारी थी, पिछली जगह पर लौट आया है। इतनी जल्दी वापस? उस बड़े सिर के अंगरक्षक ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि दोनों उपद्रवी स्वयं चले गए हैं? केके का मूड इस समय बहुत अच्छा नहीं था। वो कई बार खांसा, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं हुई। इस समय अन्य लोगों को भी कुछ असामान्य लगा। छोटे भाई का चेहरा बहुत बदसूरत था। इसके अलावा वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस बार वापस आया और दूसरा गायब हो गया। अकेले वापस क्यों आए? क्या बात है, तुम बात करो, किसी ने उत्सुकता से पूछा। खांसी, वो आदमी खांसी एक मास्टर है। आखिरकार छोटे भाई को खांसी हुई और उसने बात खत्म की। मास्टर, बहुत गंभीर, तुम्हें उसके द्वारा पीटा गया था? ठीक है, जियायू को दूसरी तरफ की बियर की बोतल से बेहोश कर दिया गया था। अब वो अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। मुझे उस आदमी ने लात मारी थी, मैं छिप भी नहीं सकता। उस आदमी की गति बहुत तेज है। इस समय छोटा भाई अंततः शांत हो गया और अधिक सुसंगत रूप से बोला, क्या ये सचमुच इतना शक्तिशाली है? कुछ अद्भुत तरीके हैं? सबसे शक्तिशाली कहाँ है? वे सिर्फ 2 है, हम में से इतने सारे, और उनसे डरते हैं? अर्थात चलो एक साथ चलें और उन्हें करें। बाकी सभी लोग नाराज हैं, आखिर ये उनका क्षेत्र है। अब दूसरा पक्ष न सिर्फ उपद्रव करता है बल्कि उनके लोगों को घायल भी करता है। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं?